फ्रेंड्स, आप सबका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया इस प्यार और सपोर्ट के लिए। आप लोग अपना प्यार इसी तरह बनाए रखिए क्योंकि हम आपके लिए रिबॉर्न से जुड़ी और रोमांचक एडवेंचरस कहानियाँ लगातार लाते रहेंगे। तो बिना देर किए चलिए कहानी शुरू करते हैं। जब हेलियन वेई ने अपनी आंखें खोली तो उसने जो देखा वह यह दृश्य था। उसने आलसे से अपनी पीठ फैलाई, बिल्कुल लोमड़ी की तरह चालाक और सुंदर। वह सोच रही थी कि यह संग चयन भोज वास्तव में सबसे तेज था जो उसने कभी देखा था। जब वह अतीत में उपन्यास पढ़ती थी तो क्या ऐसे चयन के लिए राउंड दर स्क्रीनिंग की आवश्यकता नहीं होती थी। संगीत, शतरंज, सुलेख और चित्रकला प्रदर्शनों के बारे में क्या ख्याल है जिनका उल्लेख किया गया था। जब वह नींद से जागी तो तीसरे राजकुमार ने पहले ही हेलियन जियो एयर पर फैसला कैसे कर लिया था। जाहिरा तौर पर दुनिया के सबसे योग्य कुंवारे की अफवाह वाली पसंद भी कुछ खास नहीं थी। यह सोचकर कि यह मामला उसके लिए कोई चिंता का विषय नहीं है, उसने जम्हाई ली और जाने से पहले कुछ चीजों को साफ करने की योजना बनाई। जब उसने देखा कि उसके चारों ओर हर कोई खुली आंखों से देख रहा है, वे ऐसे लग रहे थे मानो उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। इसके विपरीत हेलियन जियो एयर का छोटा चेहरा पीला और बेजान था। वह उसे घृणा और दुर्भावना दोनों से भरी निगाहों से देख रहा था, जो बस उसे मौत के घाट उतार देना चाह रहा था। रुको रुको, उसकी आंखों के सामने एक हाथ क्यों आ गया। इसके अलावा यह स्पष्ट रूप से अच्छा दिख रहा था। वह पतला था, फिर भी बिल्कुल मजबूत था, यहाँ तक कि नाखून भी कटे हुए और साफ थे। उसे लगा कि मारने के लिए बंदूक पकड़ते समय इस तरह का हाथ बहुत सुंदर और फुर्तीला होना चाहिए। चेहरे पर उसके कान से सुनाई देने वाली गहरी पुरुष आवाज की गुणवत्ता राक्षसी रूप से ठंडी थी। इतनी बर्फीली ठंड ने उसे झकझोर कर रख दिया। वेई वेई ने उसकी उंगली की दिशा का अनुसरण किया और उस पर अपना चेहरा पोंछ लिया। जब उसने दोबारा देखा तो उंगली पर कुछ पेस्ट्री के टुकड़े लगे हुए थे। इसे मिटा दो। कोई यह नहीं बता सकता कि चांदी के मुखौटे के पीछे छिपी उस आदमी की आंखें खुश थी या गुस्से में। उसने केवल उस हाथ का अनुसरण किया जिसने उसकी ओर एक शुद्ध सफेद रुमाल फेंका था। वे स्तब्ध रह गए। उनका मानना कि रुमाल का इस्तेमाल केवल लड़कियां ही करेगी। उसने कभी नहीं सोचा था कि थर्ड प्रिंस ने भी उनका इस्तेमाल किया था। क्या एक आदमी जो रुमाल का उपयोग करता है वास्तव में यह निर्धारित कर सकता है कि उसे अपने अभिविन्यास में कोई समस्या नहीं होगी। ऐसा लग रहा था कि उसने पहले जो सोचा था वह वास्तव में गलत नहीं था। निश्चित रूप से थर्ड प्रिंस को पुरुष पसंद थे। यह सिर्फ इतना है कि उसने वास्तव में यह अनुमान नहीं लगाया था कि तीसरा राजकुमार आश्चर्यजनक रूप से नीचे वाला होगा। तब तक प्रतीक्षा करे जब तक चीजें यहां समाप्त न हो जाएं। उसे यह रहस्य अवश्य जानना चाहिए और इसे अपने छोटे भाई के साथ साझा करना चाहिए ताकि वह जान सके। हालांकि चूंकि रुमाल पहले से ही मौजूद है, इसलिए इसका उपयोग न करना बर्बादी होगी। वेई वेई ने उसके झुकाव का अनुसरण किया और उसके मुंह के कोनों पर हाथ फेरा। एक क्षण में उसकी सांसों में उसे एक आदमी के शरीर की हल्की सुगंध महसूस हुई, जो यह देखने के लिए पर्याप्त थी कि यह व्यक्ति बहुत परिष्कृत और विलासितापूर्ण जीवन जी रहा था। जब उसने इसका उपयोग करना समाप्त कर लिया तो उसने रुमाल वापस कर दिया। आपके रुमाल के लिए तीसरे राजकुमार को धन्यवाद। बेली जिया जुए ने टुकड़ों से सने पीले रुमाल को देखा और अपनी घनी भौहों को हल्के से बुना। वेई वेई ने वापसी जारी रखी। मिस वेई वेई, अपने दिल को चौंका कर और डर से कांपते हुए बगल में देखते हुए हिजड़े सन ने अपने मसूड़ों को कुतरते हुए कहा, आप महामहिम को एक गंदा रुमाल सीधे कैसे लौटा सकते हैं। इससे वेई वेई को दोबारा प्रतिक्रिया देने का मौका मिला। उसकी विस्मयकारी निगाहें घूम गईं और उसने मुस्कुराते हुए कहा, फिर बाद में इसे अच्छे से धोने के बाद मैं इसे थर्ड प्रिंस को फिर से लौटा दूंगी। आमतौर पर इस प्रकार की परिस्थितियों के आधार पर इस व्यक्ति को प्रस्ताव अस्वीकार कर देना चाहिए। चूंकि उसने अभी रुमाल नहीं उठाया, इससे यह साबित हो गया कि उसे गंभीर ऑटोमाइसोफोबिया है। ऑटोमाइसोफोबिया से ग्रस्त व्यक्ति चिंता करेगा और किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उपयोग की गई चीजों को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करेगा। जल्दी करें और मना करें, जल्दी करें और मना करें। वास्तव में मेरे पास आपके लिए कुछ रुमाल धोने का समय नहीं था। मम्मा हम। बेली जिया जुए ने एक पल के लिए उसकी ओर देखा, मानो मुस्कुराहट का इरादा तुरंत उसकी आंखों की गहराई में तैर गया हो, और गहरी आवाज में उत्तर दिया, क्वोट डॉट 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 क्वोट। वे खाली हो गए। उसने आश्चर्यजनक रूप से मना नहीं किया। वह उसकी स्क्रिप्ट के आधार पर अभिनय कैसे नहीं कर सकता था। जन्म के बाद यह पहली बार था कि उसके तर्क में कोई समस्या थी। जाहिरा तौर पर इस लड़के के बारे में भविष्यवाणी करना उसकी कल्पना से भी अधिक कठिन था। वेई वेई की भौहें उछल गईं, फिर धीरे धीरे उदासीन भी हो गईं। यह सिर्फ एक रुमाल है, उसे उस लड़के के साथ बहस करने की जरूरत नहीं थी।
किसी भी स्थिति में इसे धोना काफी सुविधाजनक है। उसने सीधे रुमाल लिया और बेतरतीब ढंग से उसे छिपा दिया। कोई भी इस पर रखे गए थोड़े से भी मूल्य का एहसास नहीं कर सका। ठिठुरा सूरज एक बार फिर गुस्से में हौंफने लगा। अवचेतन रूप से उसने बेली जिया जुए के चेहरे को देखा। उस आदमी की अभिव्यक्ति बहुत अच्छी थी। बात बस इतनी है कि दोनों की आंखें हाल की तुलना में कुछ डिग्री अधिक ठंडी थी। सभी लोग एकटक यह दृश्य देखते रहे। उन्हें कुछ हद तक समझ नहीं आया कि थर्ड प्रिंस का इरादा क्या था। आखिरकार, चाहे किसी ने इसके बारे में कैसे भी सोचा हो, इन दो लोगों को एक साथ रखना उनके लिए असंभव था। वेई वेई का फिगर निश्चित रूप से अच्छा है, लेकिन यह वही काला चेहरा है जिसके कारण लोग कम प्रभावित हुए। उसका पूरा चेहरा एक काले अंडे के आकार का चारकोल ईंट जैसा था। यह बिल्कुल सही है कि थर्ड प्रिंस को इस व्यक्ति को चुनने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। तो फिर अभी उसके कृत्य के पीछे उसकी मंशा क्या थी? कोई भी यह नहीं समझ सका कि बेली जिया जुए क्या सोच रहा था, क्योंकि इसके बाद उसने वेई वेई से और कुछ नहीं कहा, बल्कि वह उदासीनता से टहलने लगा। उसका एक हाथ उसके पैर के किनारे आधा लटका हुआ था, दूसरा लिटिल बाल्ड हेड को हाथ में लेकर आगे बढ़ा, स्पिरिट फॉरेस्ट की ओर मुड़ गया और उस दिशा में चला गया। ऐसा प्रतीत होता है कि वेई वेई का रुमाल फेंकना एक मामूली बात थी। संक्षेप में, यहां तक उनके साथ आने वाला व्यक्ति यूनुच सन भी पूरी तरह से नुकसान में था। यह देखकर कि उसका मालिक चला गया था, वह तुरंत उसके पीछे चला गया। हेलियन जियो एयर बेहद शर्मिंदा और अपमानित था। उसने मूल रूप से सोचा था कि वह वही है जिससे बेली जिया जुए बात करना चाहती थी। ऐसा आसपास के लोगों को भी लगा। वह पहले से ही तैयार थी और खड़ा होना चाहती थी, लेकिन नतीजा यह हुआ। सिनेबार से लाल रंगी हेलियन जियो एयर की उंगली ने यांत्रिक रूप से रुमाल को कसकर घुमा दिया। वह जितना अधिक उसे घुमाती, वह उतना ही सख्त होता जाता। वह जितना अधिक उसे घुमाती, वह उतना ही कसता जाता। इतना कसता कि उस रुमाल का आकार ही बदल जाता। यह फिर से वही फूहड़ है। वो फिर से वही फूहड़ क्यों थी? दूसरी बहन हेलियन जियो एयर की शर्मिंदगी को कम करने के लिए जब बेली जिया जुए चली गई, तो हेलियन मेई भी तुरंत खड़ी हो गई, उसकी बाह पकड़ ली और तिरस्कार के साथ बोली, राजधानी के भीतर कौन नहीं जानता कि महामहिम को स्वच्छता सबसे ज्यादा पसंद है। एक निश्चित व्यक्ति तीसरे राजकुमार का ध्यान आकर्षित करने के लिए अपने गंदे रूप के साथ यहां आने में भी कामयाब रहा। इस छोटी बहन के पास यह कहने के अलावा कोई विकल्प नहीं है कि यह वास्तव में एक प्रभावी का प्रदर्शन था। चाल, मैं इसकी नकल करने में असमर्थ हूं। यह सुनने के बाद प्रतिष्ठित परिवारों की वे युवा लड़कियां जो वेई वेई को नापसंद करती थी, उनके पीछे पीछे चली और एक के बाद एक खड़ी हो गई। सिस्टर मेई ने जो कहा वह सही था। तथ्य यह है कि महामहिम को साफ सफाई पसंद है, यह बात हर कोई जानता था। मेरे अवलोकन के आधार पर महामहिम वास्तव में इसे सहन करने में असमर्थ थे। इसलिए उन्होंने रुमाल निकाला और एक निश्चित व्यक्ति को जल्दी से खुद को थोड़ा साफ करने के लिए कहा, ताकि उनकी आंखों को ठेस न पहुंचे। मुझे लगता है कि महामहिम ने भी यह अनुमान नहीं लगाया था कि एक निश्चित व्यक्ति महामहिम के लिए रुमाल धोने का सुझाव देने की पहल करेगा। यही कारण है कि मैंने कहा कि जिस तरह से यह बदसूरत व्यक्ति अजीब चीजें करता है, वह वास्तव में बात करने का तरीका जानने से होता है। पहले लॉर्ड मुरोंग थे, उसके बाद ग्रैंड मास्टर थे, और अब फिर से महामहिम द्वारा प्रतिस्थापित किया जा रहा है। हर किसी की मजाकिया आवाजें सुनने के बाद हेलियन जियो एयर ने तुरंत किसी ऐसे व्यक्ति की मुस्कुराहट प्रकट की जिसके साथ अन्याय हुआ था। उसने आंसुओं का विरोध करते हुए अपना सिर हिलाया और हेलियन मेई की ओर मुड़ी। अब इन चीजों के बारे में बात मत करो। मुझे अभी भी अच्छी तैयारी करने की जरूरत है, ताकि मैं एक पल में स्पिरिट फॉरेस्ट में ठीक से प्रवेश कर सकूं। हालांकि हेलियन मेई चीजों को इस तरह से नहीं जाने देना चाहती थी। वेई वेई की दिशा का सामना करते हुए वह चिल्लाई, अगर तुम्हें लगता है कि कोई भी तुम पर मोहित हो सकता है, तो सपना देखो। वेई वेई ने उसे नजरअंदाज कर दिया, निश्चित रूप से इसलिए नहीं कि वह उदार थी, बल्कि जब से बेली जिया जुए गई थी, युआन मिंग जाग गया था। वह उसके मन में उससे बोल रहा था, जब आप स्पिरिट फॉरेस्ट में प्रवेश करते हैं तो आपको ध्यान देने की जरूरत है। लापरवाही से अपनी क्यूई का उपयोग न करें। जब आप एक उपयुक्त स्पिरिट जानवर देखते हैं, तो अपनी ऊर्जा जारी करें। अन्यथा, यदि आप एक स्पिरिट जानवर से मिलते हैं जो आपसे अधिक शक्तिशाली है, तो आप बहुत अच्छी तरह से निगले जा सकते हैं। मुझे पता है। जब वह बोल रही थी, वेई वेई उठ खड़ी हुई। वह अभी उठी ही थी कि उसने अमीर युवतियों के एक समूह को घृणा से घूरते देखा। यहाँ तक प्रभावशाली परिवारों के युवा मास्टर जो लड़कियों के पीछे खड़े थे, उनकी नजर अलग अलग स्तर की आलोचना के साथ उस पर थी। शुरुआत में ही वेई वेई ने इस प्रकार की परिस्थितियों के बारे में सोचना बंद कर दिया था।
अभी वह केवल उन चीजों के बारे में सोच रही है जिनके बारे में युआन लिटिल मिंग ने अभी अभी उसे बताया था। एक अच्छे आत्मिक जानवर की अंगूठी में मार्शल खेती को प्रभावित करने की क्षमता थी, क्योंकि एक मजबूत आत्मा वाला जानवर इतना सरल नहीं था कि उसे केवल सवारी के लिए इस्तेमाल किया जाए। तब तक प्रतीक्षा करें जब तक वास्तविक प्रतिस्पर्धाएं निकट न आ जाएं। यह बचाव करते हुए आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ सकता है। आवश्यकता पड़ने पर यह अपने मालिक की जान की रक्षा के लिए इतनी दूर भी जा सकता है। वेई वेई ने यह अनुमान नहीं लगाया था कि यह केवल एक सामान्य पत्नी का चयन था, फिर भी इसमें आत्मिक जानवरों का मामला शामिल होगा। वह भोज में जल्दबाजी नहीं कर सकेगी और अपनी योजना के अनुसार वापस नहीं लौट सकेगी। तो फिर स्पिरिट फॉरेस्ट में जाकर देखने का क्या ख्याल है? हो सकता है कि उसे अप्रत्याशित रूप से कुछ लाभ मिल जाए। वे शांत भाव से मुस्कुराई और उन लोगों पर नजर डालने की जहमत भी नहीं उठाई। उसने ओस्मांथस केक की व्यवस्था की और रात्रि भोज छोड़ दिया। उनके इसी रवैये के कारण लोग उनसे घृणा करने लगे। वह सोचती थी कि वे बातचीत करने लायक ही नहीं है। हेलियन जियोएर ने उसके होठों के अंदर के मांस को कसकर काटा और गहरी एक लंबी सांस ली। फिर भी वह उस नफरत को दूर करने में असमर्थ क्यों थी जो उसके दिल की गहराइयों से बाहर निकल रही थी। ऐसा लग रहा था कि वह अभी भी इस फूहड़ वेई वेई के प्रति बहुत दयालु थी। उसे नाना की बात नहीं माननी चाहिए और कुछ नहीं करना चाहिए। हे स्पिरिट फॉरेस्ट, क्या यह है? तब वह उस फूहड़ को प्रवेश कराएगी लेकिन वापस नहीं लौटेगी। शुरू से ही मुरोंग चांग फैंग को एक वाक्य भी कहने का मौका नहीं मिला। उसने अपने हाथ भींच लिए जब तक कि उसका नाखून उसकी हथेली में गड़ न गया। क्या उसके मन में उसके लिए भावनाएं नहीं थी? क्या वह यह नहीं कहती रही कि वह उसके अलावा किसी और से शादी नहीं करेगी? और फिर भी अब वो तीसरे राजकुमार के साथ जुड़ी हुई है। मुरोंग चांग फैंग ने अपने दांत पीस लिए। उसकी आंखों से खतरनाक ठंडी आभा निकल रही थी। जो नौकर उसके पास खड़ा था उसने उसकी अभिव्यक्ति पर ध्यान दिया और अवसर का लाभ उठाते हुए बोला, ऐसा लगता है कि इस महिला की नजर तीसरे राजकुमार पर है। भगवान का शुक्र है कि यंग लॉर्ड ने उससे संबंध तोड़ दिए, अन्यथा आपको भी फिर से अपमानित होना पड़ेगा। मुरोंग चांग फैंग ने कुछ नहीं कहा। अपनी आस्तीनें झुलाते हुए वह चला गया। नौकर को यह समझ में नहीं आया कि युवा स्वामी क्रोधित क्यों थे। क्या उसे खुश नहीं होना चाहिए क्योंकि उस महिला की नजर किसी और पर थी और वह अब युवा स्वामी को परेशान नहीं करेगी। तब युवा स्वामी के पास प्रिंस मुरोंग द्वारा सौंपे गए महत्वपूर्ण कार्य को पूरा करने का समय होगा। हालांकि युवा स्वामी के चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। नौकर झिझका, फिर झट से पीछे हो लिया। व्हाइट एकेडमी के पीछे स्पिरिट फॉरेस्ट था, जहां स्पिरिट जानवर सबसे डरावनी चीजें नहीं थी जिन्हें कोई देख सकता था, बल्कि असामान्य इलाका था जो लोगों को भ्रमित कर सकता था। इस प्रकार जो लोग वास्तव में प्रशिक्षण के लिए स्पिरिट फॉरेस्ट में गए थे, वे जानवरों या राक्षसों के बारे में चिंतित नहीं थे, बल्कि खो जाने के बारे में चिंतित थे। अतीत में कोई व्यक्ति स्पिरिट फॉरेस्ट में गया और फिर कभी बाहर नहीं आया। इसलिए अकादमी के बुजुर्ग बहुत सतर्क थे और केवल नए छात्रों को नियोजित मार्ग का पालन करने की अनुमति देते थे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्हें आत्मिक जानवर मिले या नहीं। भले ही आत्मिक जानवर मूल्यवान थे, सामान्य परिस्थितियों में वे आसानी से मनुष्यों को उनके साथ अनुबंध करने नहीं देते थे, जब तक कि वे मनुष्यों के प्रति समर्पण करने को तैयार न हो। बेशक कई प्रकार के आत्मिक जानवर थे, अच्छे भी थे और बुरे भी। जिस किसान ने अनुबंध स्थापित किया था उसका इस बात पर बहुत प्रभाव था कि आत्मा वाले जानवर कितने अच्छे या बुरे थे। कृषक की क्यूई जितनी मजबूत होगी, बुलाए गए आत्मिक जानवर उतने ही अधिक शक्तिशाली होंगे। अग्नि किलिन, जो कि तीसरे राजकुमार का था, एक प्राचीन आध्यात्मिक जानवर था। ऐसा कहा जाता था कि प्राचीन आत्मिक जानवरों को नियंत्रित करना सबसे कठिन था। यदि आप उनसे अनुबंध कर सकते हैं तो उस कृषक का भविष्य असीमित होगा। हालांकि इस बार स्पिरिट फॉरेस्ट में जाने वाले सभी नए छात्र थे। वे संभवतः किसी भी आत्मिक जानवर से अनुबंध नहीं करेंगे। अधिक से अधिक वे एक स्टॉर्म वुल्फ को वापस ला सकते हैं और इसे पहले से ही अच्छा माना जाएगा। सुपीरियर कंपाउंड के उन विशेष प्रतिभाशाली लोगों के अलावा प्रतिष्ठित परिवारों के वे युवा मास्टर केवल मनोरंजन के लिए जा रहे थे। उस निकम्मे का तो जिक्र ही नहीं जो कुछ नहीं कर सका। हेलियन मेई ने हेलियन वेई वेई को तिरस्कार से देखा, फिर अपने दोस्तों के साथ बातचीत जारी रखी। क्या तुम्हें नहीं लगता कि कोई इतना डर की चल भी नहीं पाएगी? संभवतः जब हम खेलने के लिए बाहर गए तो यह कुत्ता भौंक रहा था और वह इतनी डरी हुई थी कि उसे सांस लेने की भी हिम्मत नहीं हुई। बिल्कुल नहीं, मैंने सुना है कि वह बहुत अप्रिय है। वह भौंकने वाले कुत्ते से कैसे डर सकती है? वह ऐसा केवल लोगों के सामने करती है।
जब यह खतरनाक हो जाता है तो वह किसी से भी तेज दौड़ती है। तो फिर वह जंगल में क्यों जा रही है? इससे पहले कि वह जादू खत्म कर पाती, वह शायद आत्मा के जानवर से बुरी तरह डर जाएगी। हा 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 हा, मजाक तेज होता गया। ऐसा लग रहा था कि वे हेलियन वेई वेई के भागने का इंतजार कर रहे थे। हेलियन जियो एयर ने हेलियन वेई वेई के बारे में चिंता करने का नाटक करते हुए मुस्कुराते हुए कहा, बड़ी बहन, यदि आप नहीं कर सकते तो अपने आप को मजबूर मत करो। स्पिरिट फॉरेस्ट यहाँ से अलग है, यदि आप सावधान नहीं हैं तो आप वास्तव में मर सकते हैं। हेलियन वेई वेई ने उसे नजरअंदाज कर दिया, वह भी उससे निपटना नहीं चाहती थी। हेलियन जियो एयर ने उसका उपहास किया। वह जानती थी कि यह फूहड़ अपने पुराने तरीके नहीं बदल सकती। वह अपनी सीमा नहीं जानती थी और सुर्खियां बटोरने की कोशिश करती रही। क्या उसने सोचा था कि उसकी मार्शल आर्ट किसी भी आत्मिक जानवर को अनुबंधित करने में सक्षम थी? वह मूलतः सपना देख रही थी। हालांकि वह बुरा नहीं था। सब कुछ उसकी योजना के अनुसार चल रहा था। हेलियन जियो एयर धीरे से मुस्कुराए। जब उसने नीचे देखा तो उसकी आंखों में अवर्णनीय घृणा चमक उठी। सभी का ध्यान चेतावनियों पर था। किसी ने ध्यान नहीं दिया कि हेलियन जियो एयर और मंत्री जिंग एक दूसरे को देख रहे थे, उनके चेहरे पर नफरत लिखी हुई थी। चूंकि हेलियन वेई वेई उस कुतिया को समझ में नहीं आया कि अपनी जगह जानने और अपने काम से काम रखने का क्या मतलब है, तो मैं उसे पूरी तरह से गायब कर दूंगा। शाम को स्पिरिट फॉरेस्ट के प्रवेश द्वार पर चमकती क्षितिज से गर्म सुनहरी किरणें दिखाई दी। पेड़ों का एक अंतहीन क्षेत्र, घनी छायाएं बनाती हुई शाखाएं। अकादमी के शिक्षकों ने नए छात्रों को फिर से याद दिलाया, रास्ते से मत भटको, नक्शे के अनुसार जाओ और समय पर वापस आओ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप आध्यात्मिक जानवरों के साथ अनुबंध कर सकते हैं या नहीं। आपको नियमों का पालन करना होगा। बाद में शिक्षकों ने उन लोगों को मानचित्र सौंपे जो स्पिरिट फॉरेस्ट में जा रहे थे। हेलियन वेई वेई ने कागज को पकड़ने के लिए अपनी उंगलियों का इस्तेमाल किया और तुरंत रास्ता याद कर लिया। मूल रूप से वह युआन मिंग से इलाके का विश्लेषण करने के लिए कहना चाहती थी। लेकिन किसी तरह जब बेली जियाजुए प्रकट हुआ तो युआन मिंग कमजोर हो गया और अब वो सुप्त अवस्था में था। हेलियन वेई वेई उसके बारे में थोड़ा चिंतित थी, सोच रही थी कि स्पिरिट फॉरेस्ट से वापस आने के बाद वह उसके साथ झगड़ा करेगी ताकि वह और अधिक ऊर्जावान हो जाए। नए छात्र एक के बाद एक अंदर गए, जिसमें तीसरा राजकुमार भी शामिल था, लेकिन दूसरों की तुलना में वह लापरवाही से अपने पिछवाड़े में टहलता हुआ लग रहा था। शुरुआत में तो सभी लोग साथ ही थे, लेकिन जब वे जंगल के अंदर चले गए तो सभी अपने आप ही चलने लगे। हेलियन वेई वेई मानचित्र के अनुसार पथ पर चले। जैसे जैसे वह जंगल में गहराई तक जाने लगी, उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई चीज उसके दिल से टकराकर उसे बुला रही है, आओ आओ। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कुछ भी असामान्य नहीं था। इसके अलावा जब उसने ध्यान से सुना तो वह आवाज गायब हो गई। अजीब। हेलियन वेई वेई ने एक और कदम उठाया, लेकिन देखा कि रास्ता जा चुका था। इससे पहले कि वह पीछे हट पाती, उसका पूरा शरीर जंगली हवा के झोंके में उड़ गया। शिक्षक जो पास में थे घबरा गए और जल्दी से आगे बढ़े, कौन रास्ता भटक गया। सबसे मजबूत छात्र बेली जियाजू पहले से ही बहुत दूर था। फिलहाल वहां सामान्य छात्र ही हैं। उन सभी ने अविश्वसनीय दृश्य देखा और हकलाने में कामयाब रहे। मुझे लगता है कि यह इंफीरियर कंपाउंड से हेलियन वेई थी। अवर यौगिक। बस पथ का अनुसरण जारी रखें। सावधान रहें, भटके नहीं। इंफीरियर कंपाउंड के छात्र सचमुच मूर्ख थे। उनके पास पहले से ही नक्शा था, फिर भी वह भटक गई। यह अविश्वसनीय था कि प्रिंसिपल ने उन्हें रखने का फैसला किया। शिक्षक ने तनिक भी परवाह न करते हुए अपने हाथ में रखा कागज फेंक दिया। चूंकि यह इतना बेकार था, तो चिंता की कोई बात नहीं है। अगर वह मर भी गई तो भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक्सक्लेमेशन मार्क। हेलियन वेई वेई ने उस स्थान का अवलोकन किया जहां वह वर्तमान में थी। अच्छी तरह से उगी घास का एक मैदान, हर एक स्वस्थ चमक से दमक रहा था। उसके ठीक सामने एक छोटी सी नदी थी। जब वह गिरी तो नदी में गिर गई, इसलिए अब उसका पूरा शरीर गीला हो गया था। जैसे ही ठंडी हवा चली, वह छींकने से खुद को नहीं रोक सकी। चट्टान का तल बहुत गीला था, इसलिए वह आग नहीं जला सकी। हेलियन वेई वेई केवल नदी के प्रवाह का अनुसरण कर सकते थे। अगर आज रात वह इन गीले कपड़ों में सोए तो बीमार न पड़ना मुश्किल होगा। लगभग 2 घंटे तक चलने के बाद हेलियन वेई वेई को अंततः एक सूखी जगह मिल गई जहां वह आग जला सकती थी। उसने कुछ पत्तियां और शाखाएं एकत्र की, फिर कुछ अग्नि पत्थरों की खोज की। आखिरकार उसने आग जलाई और उसके पास जमीन पर बैठ गई। उसकी सहनशक्ति की तुलना सदी में पहले की तुलना में नहीं की जा सकती। उसका शरीर बहुत कमजोर था।
वह मूल रूप से केवल थोड़ी देर के लिए चली थी और वह पहले ही थक चुकी थी। एक कृषक के लिए यह एक बुरी बात थी। ऐसा प्रतीत होता है कि जब भविष्य में उसने अपनी मार्शल क्यूई विकसित की तो उसे अपने शरीर के लिए अतिरिक्त प्रशिक्षण जोड़ने की आवश्यकता होगी। हेलियन वेई वेई ने अपने कपड़े उतारकर आग के पास लटकाते समय सोचा, भीतरी परत जल्दी सूख गई है। थोड़ी देर आराम करने के बाद हेलियन वेई वेई ने फिर से चारों ओर देखा। हालांकि उसने आग नहीं बुझाई। जंगल में आग लगाना बंदूक रखने से भी अधिक महत्वपूर्ण था, क्योंकि आग लगने से आप न केवल अपने निर्देशांक की पहचान कर सकते हैं, बल्कि यह उन भूखे भेड़ियों को भी रोक सकता है। हेलियन वेई वेई सबसे अच्छे एजेंटों में से एक थी। वह किसी और की तुलना में जंगल में बेहतर तरीके से जीवित रह सकती थी। जल्द ही उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। यह कैसी जगह थी? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कितनी देर तक चली, वह बाहर नहीं निकल पा रही थी। अभी से वह गोल गोल घूम रही थी। तो हेलियन वेई वेई ने सहज रूप से सोचा कि कुछ गड़बड़ है। वहां किसी अन्य व्यक्ति की नजर नहीं थी और वह युआन मिंग से बात करने में असमर्थ थी। परिणामस्वरूप हेलियन वेई वेई बस आग के पास बैठ गई और नदी से पकड़ी गई मछलियों को भूनने लगी। चाहे कोई भी समय हो, इंसान अपना पेट भरना नहीं भूलता। जैसे ही मछली पक गई, हेलियन वेई ने अपने होंठ चाटे। उसने अपने स्थान से कुछ स्ट्रॉबेरी उठाई, उन्हें तोड़ा और मछली पर डाल दिया। जैसे ही मछली का तेल आग पर टपका, उससे तेज आवाज होने लगी। कुछ ही समय बाद एक स्वादिष्ट सुगंधित सुगंध बाहर आने लगी। जैसे ही हेलियन वेई वेई ने सुगंध में सांस ली, उसने अपने स्थानिक स्थान में जाकर यह देखने के बारे में सोचा कि क्या वहां कोई और मसाला है जिसे वह जोड़ सकती है। जब वह वापस बाहर आई तो एक मछली गायब थी। यह अजीब है। तीसरी मछली कहाँ गई? उसे यह न बताएं कि मछली के पंख उग आए और वह उड़ गई, क्योंकि वह पलट जाएगी। जब हेलियन वेई वेई भौहें चढ़ा रही थी तो उन्हें सरसराहट की आवाज सुनाई दी। तो उसने नजर घुमाई तो पाया कि आग के पास बैठी एक सफेद बिल्ली उसे घूर रही थी। इसके कान सीधे ऊपर थे। उसके पंजों के बीच में वह क्या था? तीसरी मछली। वे बिना हिले डुले एक दूसरे को देखते रहे। हेलियन वेई वेई के लिए पूरी तरह शांत बैठना कुछ भी नहीं था, लेकिन बिल्ली के लिए यह पूरी तरह से अलग कहानी है, क्योंकि वह 3 पंजों पर खड़ी थी। अंततः वह गिर गया और निराशा से म्याऊं म्याऊं करने लगा। हेलियन वेई वेई इसे रोक नहीं सकी और जोर से हंस पड़ी। आखिरकार ऐसा रोज नहीं होता कि आप किसी बिल्ली को इसलिए गिरते हुए देख सके क्योंकि वह खाना चुरा रही थी। जंगली बिल्ली ने उसे दुर्भावना से घूरकर देखा, मानो वह मछली को काटकर अपना गुस्सा शांत कर रही हो। हेलियन वेई वेई ने उसे मुस्कुराते हुए देखा, वह जो कर रहा था उसे रोक नहीं रही थी। जंगली बिल्ली छोटी लग रही थी और शायद उससे उसे कोई खतरा नहीं होगा। जंगली बिल्ली ने देखा कि उसके कार्य को मंजूरी मिल गई है और उसने तुरंत मछली खत्म कर दी। मानो बहुत दिनों से भोजन न देखा हो, पलक झपकते ही मछली चली गई। जैसे ही हेलियन वेई वेई ने सोचा कि वह जाने वाली है, बिल्ली ने अपना चेहरा सिकोड़ लिया, अपना गला पकड़ लिया और ऐसी आवाजें निकाली जैसे उसका दम घुट रहा हो। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती कि क्या हुआ था, वह हंसने लगी जब तक कि उसकी आंखों से आंसू लगभग नहीं निकल गए। एक जंगली बिल्ली ने चुराई हुई मछली खा ली और मछली की हड्डियां उसके गले में फंस गईं। इस प्रकार का दृश्य शायद हर 100 साल में केवल एक बार होता है। जंगली बिल्ली ने उस महिला को घूरकर देखा जो उस पर हंस रही थी। हेलियन वेई वेई ने उसके असहज चेहरे को देखा, गर्मजोशी से मुस्कुराए और उसकी ओर हाथ हिलाया, यहाँ आओ। बिल्ली, मानो समझ रही हो कि वह क्या कह रही थी, अपनी गर्दन फंसाए हुए उसकी तरफ चली गई। पूरा खोलो। हेलियन वेई वेई ने उसका मुंह पकड़ा, उसकी आस्तीन से एक चांदी का चाकू निकाला और ध्यान से उसके गले से हड्डी बाहर निकाली। हेलियन वेई वेई ने मछली की हड्डी को अपनी आंखों के सामने लहराया। उस पर अभी भी कुछ खून है। बिल्ली को इस खूनी तथ्य से सबक सिखाते हुए, यह बात तुम्हारे गले में फंस गई थी, अगली बार याद रखना। खत्म होने से पहले उसने बिल्ली को अपने हाथ में खून से सनी मछली की हड्डी को देखते हुए बेहोश होते देखा। हेलियन वेई वेई अस्त व्यस्त थी। क्या यह पौराणिक रक्त भय था? पवित्र बकवास? क्या आप उस जंगली बिल्ली की तरह व्यवहार नहीं कर सकते जो आप हैं? हालांकि आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि बिल्ली बहुत सुंदर थी, उसका शुद्ध बर्फ सफेद फर चांदी की चमक से चमक रहा था। जब आपने उसे छुआ तो वह नर्म और रेशमी लगा। इस प्रकार के फर के साथ आप संभवतः इसे कुछ पैसों के बदले बदल सकते हैं। हेलियन वेई वेई ने बुरा सोचा, लेकिन उसने बिल्ली को बहुत धीरे से छुआ। वह मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन बिल्ली से आने वाली गर्मी के करीब जाना चाहती थी।
जैसे ही वह बिल्ली को गले लगाने जा रही थी, शुद्ध सफेद फर वाली बिल्ली अचानक चांदी की रोशनी से चमक उठी और धुंध ने उसे घेरना शुरू कर दिया। जैसे ही धुंध छट गई, हेलियन वेई वेई का दिमाग खाली हो गया। किसी ने उसे नहीं बताया कि यहाँ के जानवर अचानक इंसान में बदल सकते हैं। हेलियन वेई वेई ने उस आदमी की ओर कठोरता से देखा, सांस लेते समय उसकी पंख जैसी पलकें कांपने लगी। यह कल्पना करना कठिन नहीं है कि जब उसने अपनी आंखें खोली तो वह कैसा दिखेगा। फिर भी जब खूबसूरत आदमी ने अपनी आंखें खोली तो सबसे पहले उसने केवल वही स्थिति देखी जिसमें हेलियन वेई थी, जबकि वह लगातार नीचे देखता रहा। जब उसने स्पष्ट रूप से देखा कि वह किस स्थिति में है, तो वह तुरंत खड़ा हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे अपने शरीर के किस हिस्से को ढकना चाहिए। हेलियन वेई वेई ने शांति से उसकी ओर देखा, उसके चेहरे पर उन्मत्त प्रतिक्रिया का आनंद लिया जो स्पष्ट रूप से दिखा रहा था कि उसे पता नहीं था कि क्या करना है। अतीत में वह पहले से ही शरीरों के साथ बहुत अधिक संपर्क बना चुकी थी, इसलिए उसके मन में मानव शरीर के प्रति कोई भावना नहीं थी। हालांकि उसके सामने का शरीर, आप लगभग कह सकते हैं कि यह एकदम सही था। पतली कमर, अच्छा अनुपात, एकमात्र नकारात्मक पक्ष, वह एक पुरुष था। वह आदमी पागलपन से इधर उधर देख रहा था, और जब उसने आग के ऊपर हेलियन वेई वेई के कपड़ों को देखा, तो उसने कपड़े पहनने की जल्दी की और उसे धमकी देना नहीं भूला, यह स्वामी तुम्हें अपनी आंखें बंद करने का आदेश देता है। हेलियन वेई वेई ने दयालुता से अपनी आंखें बंद कर ली और मुस्कुराई। शर्माओ मत, मैं तुम पर या किसी भी चीज पर झपट्टा नहीं मारूंगी। चांदी के बालों वाला आदमी फिसल गया, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति नहीं बदली, उसकी आवाज ठंडी और दूर थी। महिला, अब तुम अपनी आंखें खोल सकती हो। हेलियन वेई वेई मुस्कुराते हुए पीछे मुड़ी। उन्होंने देखा कि खूबसूरत आदमी ने कपड़े पहने हुए थे। आस्तीनें किसी दिव्य प्राणी की तरह हवा में लहरा रही थी। उसने जो पहना था वह उसका था, हालांकि कपड़े उस पर अच्छे से फिट हो रहे थे। बात सिर्फ इतनी है कि आस्तीन और नीचे की लंबाई बहुत छोटी थी और उन सेक्सी एब्स पर पसीने की चमक दिखाई दे रही थी। उसके लंबे बाल उसकी हर हरकत के साथ हिलते थे, उन हल्की चांदी की आंखों को दिखाते हुए, एक आकर्षक चमक के संकेत के साथ। चांदनी उसके चेहरे पर चमकती थी, जो उसके पूरी तरह से गड़े हुए चेहरे को उजागर करती थी, बिल्कुल मंगा के उन युवा लड़कों की तरह। बहुत अच्छा। हेलियन वेई वेई ने शैतानी मुस्कान के साथ अपनी ठुड्डी रगड़ी। क्या आपने कभी सोचा है कि महिलाओं के कपड़े आप पर अधिक अच्छे लगते हैं? खूबसूरत आदमी ने अपनी आंखें थोड़ी तिरछी कर ली, फिर धीरे से घूमा, उसकी आंखों में खतरा भरा हुआ था। ऐसे ही बात करते रहो और यह स्वामी तुम्हें पूरा खा जाएगा। हेलियन वेई वेई और भी अधिक उज्ज्वल रूप से मुस्कुराए, मुझे खाओ। क्या तुम्हें यकीन है? खून से डरने वाली एक बिल्ली, भले ही तुम इंसान बन जाओ, फिर भी तुम्हारे पास यह रहेगी। यह कहने के साथ उसने अपनी उंगली घुमाई। मुझे बस अपना हाथ काटना है, खून की केवल 2 बूंदें खोनी है और तुम्हारे बेहोश होने का इंतजार करना है। क्या तुम उसका विरोध कर सकते हो जो मैं तुम्हारे साथ करूंगी? खूबसूरत आदमी तनाव में आ गया, मानो वह इतनी बेशर्म महिला से पहले कभी नहीं मिला हो। उसने उसकी ओर इशारा किया और हठपूर्वक कहा, यह स्वामी आप जैसे लोगों के साथ बहस करने की जहमत नहीं उठाएगा। ऐसा कहने के साथ उसने जाने की योजना बनाई, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि जब उसने अपना पैर उठाया था, तो उसका शरीर फिर से छोटा हो गया था। उन्हें संघर्ष करने का मौका भी नहीं दिया गया। धिक्कार है। अरे, भले ही तुम पीछे मुड़ जाओ, फिर भी तुम सुंदर हो। फर्श पर लेटने और मृत होने का अभिनय करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। हेलियन वेई वेई बिल्ली के उदास चेहरे को देखते हुए हंसे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने इसे कैसे देखा, यह वास्तव में प्रफुल्लित करने वाला था। सफेद बिल्ली चली गई और हेलियन वेई वेई के सामने लेट गई। उसने तय कर लिया था कि इससे पहले कि वह पूरी तरह से अपने असली रूप में वापस आ जाए, वह इस महिला के साथ रहेगा। हालांकि वह नहीं जानता था कि वह कितनी मजबूत थी, फिर भी वह उन लालची इंसानों से कहीं बेहतर है। इसके अलावा उसे यह महसूस हुआ कि उसके शरीर के भीतर कुछ निष्क्रिय था। वह जांच ही कर रहा था कि तभी उसे एक अज्ञात स्रोत ने रोका। उसे पहले कभी ऐसी स्थिति का सामना नहीं करना पड़ा था। हेलियन वेई वेई ने अपने सामने फैली हुई बिल्ली को देखा और अपनी एक भौहें ऊपर उठाई। आप अपने शरीर पर नियंत्रण क्यों नहीं रख सकते? सफेद बिल्ली ने उसकी ओर देखा। यह स्वामी एक परीक्षण से गुजरने के बीच में है। जब मैं सबसे कमजोर स्थिति में था तब तुम धूर्त मनुष्यों ने मेरे विरुद्ध षड्यंत्र रचा। जब मैं अपने क्लेश परीक्षण से गुजर रहा था तो मेरे साथ एक अनुबंध बनाने की कोशिश कर रहा था। मैंने अभी अभी पश्चिम में उन लोगों से लड़ाई की है और मैं थक गया हूं, इस प्रकार मैं अपना असली रूप दिखा रहा हूं। क्या आपको लगता है कि लोग आमतौर पर इस भगवान के सच्चे स्वरूप को देख सकते हैं?
संभव नहीं। अपनी बात खत्म करने के बाद उन्होंने एक बार गुनगुनाया। हेलियन वेई वेई ने उसे आकार देते हुए अपनी बाहों को अपनी छाती के सामने मोड़ लिया। तो फिर आप अभी लापरवाही से अपना असली रूप क्यों दिखा रहे हैं? सफेद बिल्ली को तुरंत महसूस हुआ कि उसके गाल गर्म हो रहे हैं, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि भले ही बिल्ली शर्मा रही हो, वह उसे नहीं देख पाएगी। इस बात को ध्यान में रखते हुए उसे बहुत बेहतर महसूस हुआ, अगर मैं इंसान बन गया, तो कौन जानता है कि तुम मेरे साथ क्या करोगे? अरे दुष्ट, यह पहली बार है कि मेरी माँ के अलावा किसी और ने मेरा नग्न शरीर देखा है। आपको जिम्मेदारी लेनी होगी। उसने जो कहा उसे सुनकर हेलियन वेई ने नजरें फेर ली। अब आप जा सकते हैं। बिल्ली स्तब्ध थी, उसे यह उम्मीद नहीं थी कि वह उसे अस्वीकार कर देगी। उसके हृदय में एक अजीब सी अनुभूति प्रकट हुई। उन्होंने अपने ठंडे और नेक स्वर के साथ जारी रखा, अगर यह इस तथ्य के लिए नहीं होता कि हम व्हाइट फेनो कबीले एहसान चुकाने के लिए समर्पित हैं, तो क्या आप चाहते हैं कि यह स्वामी आपको जिम्मेदारी लेने देगा? व्हाइट फेन कबीला। हेलियन वेई वेई ने सफेद बिल्ली को देखा, प्राचीन आत्मा जानवर का वंशज। बिल्ली ने उत्तर देते हुए सिर हिलाया। चूंकि तुम मुझे चुकाना चाहते हो, तो मुझे चुका दो। हेलियन वेई वेई ने मछली का एक टुकड़ा खाया, देखा कि बिल्ली तनावग्रस्त थी, फिर मुस्कुराई। चिंता मत करो, मैं तुमसे कुछ भी कठिन करने के लिए नहीं कहूंगा। बस एक सामान्य दिव्य आत्मा वाले जानवर को अनुबंधित करने में मेरी मदद करें और मुझे अजीब जगह से बाहर ले जाएं। मैंने बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन पता चला कि उस जगह पर कुछ है। क्या यह कोई जादुई संरचना है? उसका अवलोकन सुनकर बिल्ली की आंखें आश्चर्य से चमक उठी। इतने कम समय में जादुई संरचना के बारे में इंसान शायद ही कभी पता लगा पाया हो। यह महिला काफी होशियार थी। यह सही है, यह एक जादुई संरचना है। आपने जो पहना है, उसके अनुसार आप व्हाइट अकादमी के छात्र हैं। सफेद बिल्ली ने ठंडे स्वर में मुस्कुराते हुए कहा, यदि यह आप लोगों के लिए नहीं होता, तो इन निम्न आत्मा वाले जानवरों को इस जादुई संरचना को स्थापित करने की आवश्यकता नहीं होती। आध्यात्मिक जानवरों को इंसान पसंद नहीं है, और फिर भी वे उन दयालु आत्मा जानवरों को लुभाने के लिए घायल होने का नाटक करते हैं। फिर मार्शल क्यूई विकसित करने के लिए आत्मिक जानवरों के रक्त का उपयोग करके नरसंहार शुरू करते हैं। हेलियन वेई वेई ने भौहें चढ़ाई। ऐसा कुछ हुआ। एल्डर हुआन के अनुसार भले ही आत्मिक जानवरों और मनुष्यों के बीच अनुबंध है, लेकिन बहुत पहले से सभी लोग रक्षक के रूप में एक साथ थे। रक्षकों के बीच नरसंहार कैसे हो सकता है? तुम्हें नहीं पता। सफेद बिल्ली की मूंछें हिली, इसका मतलब है कि कोई प्रिंसिपल की इच्छा के विरुद्ध ऐसा कर रहा था। हेलियन वेई वेई कुछ कहना चाहते थे। आसपास बहुत सारे अज्ञात जीव दिखाई देते थे, वे सामान्य जानवरों से अलग थे, उनका फर चमकदार था, मानो वो चमक रहा हो। एक नजर से कोई भी बता सकता था कि यह असामान्य है। हालांकि वे क्या कर रहे थे? मशरूम, और वे जहरीले हैं। सुनहरी मछली, और वे इधर उधर कूद रहे थे। हेलियन वेई वेई ने इन आत्मिक जानवरों को अपने सामने सामान रखते हुए देखा, फिर जल्दी से भाग गई, अपनी एक आंख उठाई और पूछा, मेरे लिए? सभी छोटे जानवरों ने अपने छोटे सिर हिलाए। हेलियन वेई वेई ने बेतरतीब ढंग से गैर मानव उपभोग्य भोजन के चारों ओर देखा और मुस्कुराए, धन्यवाद। उसे धन्यवाद देते हुए सुनकर वे वास्तव में इतने खुश हुए कि वे बहुत शोर मचाने लगे। सफेद बिल्ली इत्मीनान से उनके बीच खड़ी हो गई। हेलियन वेई वेई की ओर देखा, उसकी अभिव्यक्ति मानो कह रही हो, इन मासूम बच्चों को देखो, तुम इंसान अभी भी उन्हें चोट पहुंचाने की हिम्मत करते हो, कितना घृणित है। हेलियन वेई वेई चुप रही। उसकी जानकारी के अनुसार आत्मा वाले जानवरों को वश में करने के लिए मूल रूप से जानवरों के साथ लड़ाई की तलाश थी। जो भी हारता था वह विजेता की बात सुनता था, क्योंकि इस दुनिया में ताकतवरों का राज था। लेकिन इन दयालु छोटे आत्मिक जानवरों का उपयोग करना और उन्हें चोट पहुंचाना, यह सचमुच सर्वथा घृणित था। इससे पहले कि हेलियन वेई वेई सारी जानकारी याद कर पाती, वह दंग रह गई, क्योंकि कुछ ही दूरी पर सामने की ओर एक काले राक्षसी जानवर का विशाल शरीर, चमकती लाल आंखें और उसके मुंह से लार टपकती हुई, उसकी ओर देखने लगी, स्पष्ट रूप से उसे रात के खाने के बाद की मिठाई के रूप में देख रही थी। दहाड़। जानवर की गगनभेदी दहाड़ निकली। हेलियन वेई वेई की अभिव्यक्ति बदल गई, वह इसे टालना चाहती थी, लेकिन उसके पैरों को एक अज्ञात शक्ति ने जकड़ लिया था। चाहे उसने कितना भी संघर्ष किया हो, वह काम नहीं कर रही थी। राक्षसी जानवर स्पिरिट फॉरेस्ट के सबसे क्रूर जानवरों में से एक थे। उसका पूरा शरीर जहर से भरा हुआ था। जब तक कोई स्वर्णिम चरण वाला कृषक इससे नहीं लड़ता, कोई अन्य कृषक इसे हरा नहीं सकता था। चाहे वे कितने भी उज्ज्वल क्यों न हो, वे उसका भोजन बनकर रह जाएंगे। मानव की गंध, स्वादिष्ट स्वादिष्ट।
राक्षसी जानवर की आंखें लाल हो गईं और उसके दांत निकल गए। वह मंदबुद्धि की तरह एक ही बात बार बार कहता रहा। इससे हेलियन वेई वेई को असहजता महसूस हुई। एक आत्मिक जानवर और एक राक्षसी जानवर के बीच अंतर यह था कि आत्मिक जानवर आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ पैदा हुए थे, जबकि एक राक्षसी जानवर जो विकास के उच्चतम चरण तक नहीं पहुंचा था, बस बोलने में असमर्थ था। यह कहा जा सकता है कि उसकी मृत्यु की संभावना थोड़ी अधिक थी। हेलियन वेई वेई ने अपने खंजर को कसकर पकड़ लिया और अपने आसपास की हवा को बुला लिया। वह एक कुशल मार्शल कल्टीवेटर थी, अगर हवा हो तो वह उसे नियंत्रित कर सकती थी। राक्षसी जानवर को कुछ नजर आया। उसके सामने छोटा इंसान उसका विरोध करने की कोशिश कर रहा था। दुखी होकर उसने पैर पटका। हेलियन वेई वेई का शरीर एक टूटी हुई पतंग की तरह उड़ गया। बिजली के बोझ जितना मजबूत बल उस पर लगा। वह केवल महसूस कर सकती थी कि उसका पूरा शरीर दर्द में था, जैसे उसका शरीर फट गया हो। उसकी छाती ऊपर उठी और मुंह से काला खून निकला। यह रक्त कोई सामान्य रक्त नहीं था, बल्कि उसकी आंतरिक ऊर्जा और क्यूई का संयोजन था, जिसने उसे रक्त के सबसे जहरीले सार में से एक उगलवाया। हास्यास्पद, वह हथियारों की रानी, बाघों का शिकार करने के बाद वह इस तरह की जगह पर कैसे पराजित हो सकती थी। हेलियन वेई वेई ने अचानक मार्शल क्यूई को बुलाया। न जाने किस मेरिडियन को उसने गलती से छुआ, उसके शरीर के भीतर एक शक्तिशाली रहस्यमय शक्ति प्रवाहित हुई। इस रहस्यमय शक्ति ने उसे सांस लेने में असमर्थ बना दिया, क्योंकि उसका दिल अचानक कांपने लगा और डर उसके अंदर समा गया। यह उसके लिए जो हमेशा गर्व करती थी, लगभग असंभव था। क्योंकि उसका शरीर अब उसके नियंत्रण में नहीं था, उसका अकड़ गया शरीर सीधे जमीन पर गिर गया। उसे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था, केवल उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े होने का एहसास हो रहा था, मानो कोई चाकू उसके शरीर के हर हिस्से को बुरी तरह से काट रहा हो। वह शक्तिशाली ऊर्जा उसके शरीर में उन्मत्त थी, उसके डेंटियन की ओर बह रही थी। प्रत्येक प्रहार अच्छी तरह से संयुक्त आंतरिक ऊर्जा और आंतरिक शक्ति को चीर रहा था। दुनिया में क्या हो रहा था? यह अजीब ऊर्जा कहां से आई? यह क्या कर रहा था? महसूस हो रहा है कि विशाल ऊर्जा धीरे धीरे उसकी आंतरिक शक्ति को खत्म कर रही है। हेलियन वेई वेई की चेतना में अचानक दो शब्द प्रकट हुए। वापस काटो। ऐसा क्यों था, उसे समझ नहीं आया। लेकिन यह स्थिति बहुत खतरनाक थी, ऊर्जा शक्तिशाली और हिंसक थी। जल्द ही समस्याएं सामने आएंगी। अगर उसकी आंतरिक ऊर्जा पूरी तरह से खत्म हो गई, तो अगली चीज जो वह खर्च करेगी वह थी। उस विचार के साथ हेलियन वेई वेई शैतानी से मुस्कुराए। उसका उपभोग करना चाहते थे। यह पूछना होगा कि वह सहमत है या नहीं। हेलियन वेई वेई ने अपनी हथेली भींच ली और तुरंत बिजली का सामना किया। दो अलग अलग शक्तियां दो मजबूत विरोधियों की तरह थीं, जो एक दूसरे से लड़ रही थी। धीरे धीरे उसके शरीर के भीतर की अजीब शक्ति उसकी आंतरिक ऊर्जा में विलीन हो गई। यहां तक कि उसके आसपास की पत्तियां भी बदली हुई लग रही थी। टकराना, नष्ट करने के इरादे से चकाचौंध कर देने वाली रोशनी की एक लकीर दिखाई दी। उस राक्षसी जानवर के अगले पैरों पर बमबारी की गई, जो हेलियन वेई वेई को टुकड़े टुकड़े करना चाहता था। ओह! राक्षसी जानवर से एक दर्दनाक दहाड़ निकली। दर्द के बाद राक्षसी जानवर एक कदम पीछे हट गया। समझ में नहीं आ रहा था कि हेलियन वेई वेई में ऐसा परिवर्तन कैसे हो सकता है, लेकिन एक प्राचीन प्राणी की आभा ने उसे करीब जाने में असमर्थ बना दिया, इसलिए वह भाग गया। हेलियन वेई वेई को भी अपने भीतर असामान्य शक्ति महसूस हुई, क्योंकि उसने धीरे से अपना हाथ रोक लिया। सत्ता के सामने उसके भीतर भड़क रही शक्ति को खत्म होने का मौका मिल गया। उसने सफेद बिल्ली को अविश्वास से उसकी ओर देखते देखा। आपकी रैंक फिर से बढ़ गई। शायद। हेलियन वेई वेई ने अपनी कलाई हिलाई। वह बता सकती थी कि उसका बदलाव रैंक में आगे बढ़ने जितना आसान नहीं था। सफेद बिल्ली ने उसे गहराई से देखा। आप जा सकते हैं और राक्षसी जानवर को मार सकते हैं। खेती करने वालों के लिए राक्षसी जानवर का आंतरिक भाग एक महान पूरक है। इसके अनुस्मारक के कारण हेलियन वेई वेई को याद आया कि युआन मिंग पहले चाहता था कि वह एक आंतरिक कोर का उपभोग करे। किसी कारण से युआन मिंग निष्क्रिय था। यदि वह उसे आंतरिक भोजन खिलाए, तो वह जाग सकता है। निस्संदेह यह महज एक अटकल थी। हालांकि हेलियन वेई वेई ऐसे व्यक्ति थे जो बहुत तेजी से काम करते थे। चूंकि आंतरिक कोर कुछ भी बुरा नहीं था, तो वह इसे पहले ले लेगी। इस तरह की मानसिकता के साथ हेलियन वेई वेई राक्षसी जानवर के निशान का अनुसरण करते हुए तुरंत कूद पड़ी। सफेद बिल्ली ने भी यहां अकेले रहने की योजना नहीं बनाई थी, क्योंकि वह उछलकर हेलियन वेई वेई के कंधे पर आ गिरी थी। उन्होंने बहुत अच्छा सहयोग किया। वे दोनों एक जानवर को मारने के लिए उत्साहित भी थे।
यह सिर्फ इतना है कि उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि जिस राक्षसी जानवर को मरना चाहिए था वह नहीं मरा और इसके बजाय वे अन्य लोगों से मिले जो अभी आए थे। ऐसा प्रतीत होता है कि जानवर अनगिनत संख्या में मनुष्यों के प्रकट होने से चिढ़ गया था। इसके अलावा उसे हेलियन वेई वेई से एक झटका मिला था। अब वह और मारने के मूड में नहीं था और बस उसकी भूख बनी हुई थी। खाओ खाओ। जानवर अचानक एक आदमी के सामने रुक गया। एक गगनभेदी दहाड़ हवा में गूंज उठी। वह आदमी आलस्य से उस जानवर को देख रहा था। सूरज उसके सफेद वस्त्र और उसके गहरे काले बालों पर चमक रहा था, एक आकर्षक आभा दे रहा था। उसकी आवाज में जरा भी भावना नहीं थी। हटो। वह आदमी शायद मांगलिक लहजे में बात करने का आदी था। इससे जानवर नाराज हो गया। क्या बकवास है। आमतौर पर जब इंसान उसे देखते थे तो वे सभी अपना सिर झुका लेते थे, इस डर से कि यह उन्हें मार डालेगा। और फिर भी वह दो लोगों से मिले जिन्हें कोई परवाह नहीं थी, और दूसरा तो पहले से भी अधिक परेशान करने वाला था। गर्जन। जानवर गुस्से से दहाड़ा, आदमी पर हमला करने के लिए झपटा। इतने बड़े जानवर का सामना करते हुए भी वह आदमी घबराया नहीं और चकमा देने की जहमत भी नहीं उठाए। जैसे ही उसका पतला गोरा हाथ धीरे धीरे ऊपर उठा, उसकी जोड़ी आंखें शांत और गहराई में छिपी हुई थी। उसकी उंगलियां जो हाथी दांत की तरह गोरी थी, मुड़ गईं और एक लाल सुनहरी रोशनी ने धीरे धीरे उसके पूरे दाहिने हाथ को ढक लिया। जानवर को तुरंत लगा कि कुछ गड़बड़ है। वह कांपने लगा, इस दृश्य से डर गया, जल्दी से पीछे हट गया। उसकी आंखें डर से भर गईं। जानवर को बस एहसास हुआ कि यह वह व्यक्ति है जिसके साथ उसे खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि इसने अभी अभी ज्ञान प्राप्त किया था, बल्कि ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने उस आदमी के पीछे की छाया पर ध्यान ही नहीं दिया था। यह एक अग्नि क्विलिन थी। सभी जानवरों का राजा अग्नि क्विलिन। अग्नि क्विलिन से अनुबंध करने के लिए किसके पास पर्याप्त शक्ति हो सकती है। जानवर को बहुत पछतावा हुआ। अगर उस आदमी के ऐसा कहने पर वह हिल गया होता तो अग्नि क्विलिन द्वारा उसका पीछा नहीं किया जाता। गर्जन। एक और गगनभेदी दहाड़, लेकिन इस बार यह स्पष्ट है कि उसे पछतावा था। एक झटके के साथ जानवर चला गया। स्पिरिट फॉरेस्ट के सभी जानवर दहाड़ के बाद घबराने लगे। यहां तक हेलियन वेई वेई के कंधे पर बैठी बिल्ली भी तनाव में थी। न जाने क्यों उसे एक खतरनाक उपस्थिति महसूस हुई। हेलियन वेई वेई भौहें चढ़ाकर जमीन पर गिर पड़ी। जैसे ही पेड़ हवा के साथ हिलते थे, भीतर से मजबूत पैरों की एक जोड़ी दिखाई देती थी। फिर काले गुलाब की कड़ाई वाली सुनहरी बेल्ट दिखाई देती थी। अंत में चांदी का मुखौटा और उसकी पीठ के पीछे गहरे काले बाल एक आकर्षक और महान भावना का एहसास करा रहे थे, मानो कोई दिव्य प्राणी प्रकट हुआ हो। यह तीसरा राजकुमार है। वह यहाँ क्यों था? यह अजीब है। क्या वह उन्नत छात्रों और हेलियन जियो एयर के सामने नहीं था? क्या तीसरा राजकुमार भी खो गया? हेलियन वेई वेई ने उस आदमी की ओर देखा, असमंजस में अपनी फीनिक्स आंखें मूंद ली। उसके कंधे पर बिल्ली ने अपने पंजे दिखा दिए। उसकी आंखें सतर्कता से भर गईं। किसी तरह उसे लगा कि यह इंसान बहुत खतरनाक है। हालांकि वह हानिरहित लग रहा था, लेकिन कुछ गड़बड़ थी। एक प्राचीन आत्मिक जानवर के वंशज के रूप में उसने पहले कभी इस तरह महसूस नहीं किया था। यह आदमी कौन था? तीसरा राजकुमार। हेलियन वेई वेई ने चुप्पी तोड़ते हुए धीरे से मुस्कुराया। क्या तुमने कोई जानवर देखा है? वह यहाँ क्यों था यह महत्वपूर्ण नहीं है, जो महत्वपूर्ण है वह आंतरिक कोर है। बेली जिया जू ने सिर हिलाया। हेलियन वेई वेई की आंखें उत्साह से चमक उठी। अब वह कहाँ है? देखने का समय नहीं मिला। बेली जिया जुए ने धीरे धीरे और अविचलित भाव से कहा। झूठ बोलते समय वह शर्माते भी नहीं थे, यहां तक उन्होंने एक उच्च कुलीन व्यक्ति की शान भी दिखाई। आपको पता होना चाहिए कि इस स्वामी के पास कोई मार्शल क्यूई नहीं है। अगर मैं किसी जानवर को देखता हूं तो छिपना स्वाभाविक है। मैं कैसे बता सकता हूं कि वह कहाँ है गया? हेलियन वेई वेई। ठीक है, महामहिम के उत्पीड़न की भावना को दोष दे, इससे वह भूल गई कि उसके पास कोई मार्शल क्यूई नहीं थी। यद्यपि मुझे लगा कि यह सिर्फ एक अफवाह थी। हेलियन वेई वेई ने चुपके से उसका परीक्षण किया। बेली जिया जुए की अभिव्यक्ति तब नहीं बदली जब उसने अपना हाथ बढ़ाया, अपनी आंतरिक ऊर्जा को बुलाया, लेकिन यह सिर्फ धुंध की एक गेंद थी। इससे साबित हुआ कि उसके पास मार्शल क्यूई नहीं थी, क्योंकि कम से कम जब हेलियन वेई वेई को बुलाया गया तो आसपास की हवा बदल जाएगी। और वह किसी हवा को भी नहीं बुला सका। क्या आप जानबूझकर इस प्रभु की अक्षमता को देखना चाह रहे हैं? बेली जिया जू आधा मुस्कुराया, यह निर्धारित करने में असमर्थ था कि वह नाराज है या नहीं। हेलियन वेई वेई को पता था कि कूड़े जैसा व्यवहार किया जाना कैसा होता है, और उन्होंने माफी मांगते हुए कहा, मेरा मतलब यह नहीं था। बेली जिया जुए चुप रही। हेलियन वेई वेई को यह भी नहीं पता था कि वह उससे नाराज है या नहीं।
वह बस चली गई और जानवर का पीछा करना जारी रखा। आप बस जा रहे हैं। उसकी कर्कश आवाज उसके पीछे आई। बेली जियाजुआ ने उसकी ओर देखा। यह स्वामी क्या करने जा रहा है? रुको, तीसरे राजकुमार का क्या मतलब था? उसे क्या करना चाहिए, इससे उसका क्या मतलब था? बेली जियाजू धीरे धीरे आगे बढ़ी। चांदी के मुखौटे से ढका चेहरा धीरे धीरे करीब आया। किसी तरह यह परिचित सा लगा। आपने स्वयं कहा था कि एक जानवर दिखाई दिया। यह स्वामी मार्शल क्यूई को नहीं बुला सकता है, और आप इस स्वामी को यहीं छोड़ने की योजना बना रहे हैं। इसकी परवाह किए बिना कि क्या होगा। तब उसे क्या करना था? हेलियन वेई वेई ने भ्रम से अपनी आंखें झपकाईं। बेली जियाजू ने उसे 2 शब्द दिए, मुझे एस्कॉर्ट करो। हेलियन वेई वेई, आप, एक पूर्ण वयस्क व्यक्ति, इतनी स्वाभाविक रूप से ऐसी बात कैसे कह सकते हैं? अपने स्थानिक स्थान के भीतर छिपे हुए अग्नि क्विलिन ने लगभग खून उगल दिया जब उसने सुना कि उसके मालिक ने क्या कहा। कुछ साल बीत गए, उसका मालिक अब अभिनय में बेहतर था। हम पहले बाहर निकल रहे हैं, आप दूसरी बार जाकर अपने जानवर को ढूंढ सकते हैं। बेली जियाजू ने लापरवाही से अपने अंगूठे की अंगूठी घुमाई। जब आपने उसे देखा तो कोई फर्क नहीं पड़ा, वह हमेशा ऐसे ही आकर्षक दिखता था। बढ़िया, महामहिम ने अपना कार्यक्रम पहले से ही तय कर लिया था, उन्हें जवाब देने का कोई मौका नहीं दिया। हालांकि अगर इसमें मेरे लिए कुछ नहीं है तो उसे उसकी बात क्यों सुननी चाहिए? हेलियन वेई वेई बिना हिले डुले वहीं खड़ी रही और सफेद बिल्ली को अपने कंधे पर बिठाकर सहलाने लगी, मानो यह जानते हुए कि वह क्या सोच रही थी। बेली जियाजू ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या आप नहीं चाहते? तब यह स्वामी ड्रैगन के आंतरिक कोर को रखना जारी रख सकता है। ड्रैगन का आंतरिक भाग, संत कोर, एक सामान्य जानवर के आंतरिक कोर की तुलना में दुर्लभ था। ऐसा कहा जाता था कि यदि आप एक खाते हैं तो यह 10 वर्षों की खेती के बराबर गिना जाता है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उन्होंने कहा कि भले ही तीसरे राजकुमार के पास कोई मार्शल क्यूई ना हो, फिर भी बहुत सारी लड़कियां उसे चाहती थी। उसकी शारीरिक बनावट के अलावा उसके खजाने के आधार पर शहर के सभी प्रतिष्ठित परिवार उसके पीछे भागते थे। हेलियन वेई वेई ने उपहास किया। उस पल में वह कुछ हद तक असंतुलित महसूस कर रही थी। भले ही हम दोनों बेकार थे, 2 लोगों के बीच इतना बड़ा अंतर होना कैसे संभव हुआ? केवल उसे साथ ले जाना ही इसके लायक था। वैसे भी उस दूसरे जानवर का अनुसरण करने के लिए बहुत देर हो चुकी है। साथ ही ड्रैगन का आंतरिक कोर वास्तव में कीमती था, क्योंकि आप वास्तव में इस महाद्वीप में किसी भी ड्रैगन को नहीं पकड़ सकते थे। आमतौर पर समुद्री क्षेत्रों में जाने की आवश्यकता होती है। हेलियन वेई वेई की तुलना करने के बाद तुरंत निर्णय लिया गया, तुम्हें एस्कॉर्ट करना मेरे लिए खुशी की बात है। थर्ड प्रिंस, ड्रैगन का आंतरिक भाग। मुझे आश्चर्य है कि क्या युआन मिंग जागने पर ड्रैगन के आंतरिक भाग को देखने के लिए उत्साहित होगा। बेली जियाजू ने अपनी छोटी सी योजना का खुलासा नहीं किया, वह बस मुस्कुराया और उस बिल्ली की ओर देखा जो शत्रुता से भरी हुई थी, और शैतानी से मुस्कुराया। बिल्ली परेशान हो गई। लानत है, उसे यह एहसास क्यों हुआ कि यह आदमी अपना असली रूप देख सकता है। हेलियन वेई वेई ने भी बेली जियाजू की निगाहों पर ध्यान दिया। बिना भाव के कहा, मैंने अभी इसे उठाया, मैंने उसे कुछ कपड़े दिए, बाद में हम उसे पका सकते हैं और खा सकते हैं। बेली जियाजू, जिसे बिल्ली में कोई दिलचस्पी नहीं थी, 1 सेकंड के लिए रुकी। उसने फिर से बिल्ली की ओर देखा, सार्थक दृष्टि से। इंतजार करने की जरूरत नहीं है, अगर आज रात हम बाहर नहीं निकल सकते तो आप इसे पका सकते हैं। सफेद बिल्ली, वह अभी जाना चाहता था। हेलियन वेई वेई ने बिल्ली को दया से देखा, उसकी आंखें मानो कह रही थी, क्षमा करें, मैं सिर्फ मजाक कर रहा था। कौन जानता था कि तीसरा राजकुमार वास्तव में तुम्हें खाना चाहता था। सफेद बिल्ली, इस स्वामी को मत खाओ, आप वास्तव में इस आदमी की बात सुनेंगे और इस स्वामी को भून देंगे। हेलियन वेई वेई ने आह भरी, वह इस समय मेरा नियोक्ता है। सफेद बिल्ली, उसे इस इंसान पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। हालांकि हेलियन वेई ने वास्तव में बिल्ली को नहीं भूना और उसके आसपास का निरीक्षण किया। कुछ और करने से पहले उसे कोहरा छंटने तक इंतजार करना पड़ा। उसने आग जलाई, फिर एक शाखा ली और खाने के लिए एक खरगोश का शिकार करने की योजना बनाई। जंगल में मौसम अप्रत्याशित था, वह नहीं जानती थी कि कोहरा कब छटेगा, लेकिन भूख न लगना उसका आदर्श वाक्य था। उसे बेली जियाजू को बताने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वह आग के पास बैठा है, कुछ नहीं होगा। साथ ही, जानवर अभी अभी चला गया है, इसलिए वह काफी समय तक वापस नहीं आएगा। यहाँ तक बुद्धिमान हेलियन वेई वेई के लिए भी, वह नहीं जानती थी कि जिस जानवर के बारे में वह सोच रही थी, वो पहले से ही नो मार्शल क्यूई, बेली जियाजू से निपट चुका था, जिसने जानवर को अपने पालतू जानवर को खिलाया था। फायर क्विलिन,
जब बेली जियाजू आग के पास अकेली थी तो अग्नि किलिन की संतुष्ट आवाज स्थानिक स्थान से कर्कश और आकर्षक स्वर में प्रकट हुई। एक महिला के साथ अकेले, मास्टर, क्या आप उस महिला के साथ कुछ करने की योजना बना रहे हैं? अध्याय 67, एक चुंबन चाहते हैं। बेली जियाजुए एक सेकंड के लिए रुकर और फायर किलिन की ओर देखा। यहां तक भोजन भी आपको बात करने से नहीं रोक सकता। मास्टर, आपने मुझे वर्षों में पहली बार बुलाया और एक महिला की सुरक्षा के लिए ड्रैगन के आंतरिक कोर को बर्बाद कर दिया। मुझे यह मत बताएं कि आपका कोई अन्य इरादा नहीं है। फायर किलिन ने जिस तरह से बात की, उसने लोगों को चीजों की कल्पना करने पर मजबूर कर दिया। बेली जियाजू ने अपने अंगूठे की अंगूठी के साथ खेला। एक ठंडी मुस्कान दिखाई दी। शिकार को मारने से पहले आपको शिकार को कुछ इनाम देना होगा। ऐसा नहीं लगता कि आपको किसी में दिलचस्पी है, क्योंकि आप ठंडे दिमाग के हैं, इसलिए आप उसे अपना शिकार भी समझ लेते हैं। फायर किलिन ने सवाल किया, मैंने सोचा था कि केवल मेरे जैसा एक प्राचीन आध्यात्मिक जानवर ही आपकी नजर को पकड़ सकता है। बेली जियाजुए की आंखें चमक उठी। एक मोटा उत्पीड़न मंडराने लगा, कोल्ड ब्लडड। यहां तक फायर किलिन के लिए भी अपने मालिक की ठंडी निगाहों को झेलना मुश्किल था और वह हल्के से खांसता था। मेरे कहने का मतलब यह था कि आप, एक सम्मानित व्यक्ति, एक सामान्य व्यक्ति में कैसे रुचि रख सकते हैं। ओह, अपने मालिक को खुश करना थका देने वाला है। फायर किलिन दूर हो गया, उसकी पीठ ठंडे पसीने से लथपथ थी। बेली जियाजू ने मुस्कुराते हुए कहा, एक व्यक्ति जिसने इस भगवान को खरीदने की हिम्मत की, मुझे उसमें कोई दिलचस्पी कैसे नहीं हो सकती। खरीदें, उसके मालिक को खरीदें। फायर किलिन हैरान रह गया, लगभग उसका दम घुट रहा था। खांसी, यह औरत कहां से आई, इतनी लापरवाही कैसे कर सकती है? इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि मास्टर ने इतना विकृत व्यवहार किया, तो इसका एक कारण था। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसके जाने के बाद इतनी सारी दिलचस्प चीजें घटी। इसके अलावा, मास्टर, आप उस बिल्ली को पहचानते हैं जो महिला के पास है? अग्नि किलिन ने कर्तव्यपरायणता की याद दिलाई। बेली जियाजुए की आंखें एक अज्ञात भावना से चमक उठी। उन्होंने इसे गंभीरता से नहीं लिया। प्राचीन व्हाइट फेन कबीले के वंशज, एकमात्र राजकुमार भी। वो शायद घायल हो गया था, इसलिए उसने अपना असली रूप प्रकट किया और एक गूंगी बिल्ली में बदल गया। सफेद बिल्ली, अचू, आचू। हेलियन वेई वेई ने उसकी ओर देखा, कृपया, क्या आप कम से कम एक बिल्ली की तरह व्यवहार नहीं कर सकते थे? एक बिल्ली इस तरह नहीं छींकती। शायद कोई इस प्रभु को याद कर रहा है। सफेद बिल्ली की आत्मसंतुष्ट अभिव्यक्ति थी, तुम्हें पता होना चाहिए कि इस स्वामी की अनुपस्थिति से पूरे कबीले में घबराहट हो सकती है। स्विश। जैसे ही हेलियन वेई वेई के हाथ की शाखा हिली, एक और खरगोश पकड़ में आ गया। उसने बिल्ली की ओर देखा जो एक पत्थर के ऊपर स्थित थी, ठंडी आवाज में, कोई शायद तुम्हारे बारे में बुरी बातें कह रहा है। सफेद बिल्ली, अचू। दूसरी ओर, फायर किलिन ने अपना सिर हिलाया और जारी रखा, ऐसा प्रतीत होता है कि उनके बीच एक अनुबंध का अग्रदूत है। यह अविश्वसनीय है कि एक महिला व्हाइट फेन के वंशज को पूरी तरह से अपने गार्ड को नीचा दिखाने दे सकती है, अगर आपको यह जानना है कि वे अपने चालाक व्यक्तित्व के लिए कुख्यात हैं। और मेरे सम्माननीय गुरु, इस दुनिया में मैं एकमात्र ऐसा व्यक्ति हूं जिसके पास सबसे शुद्ध प्राचीन रक्त है। और मेरे पूरे जीवन में केवल एक ही गुरु होगा, और वह व्यक्ति आप हैं। बेली जियाजू ने कोई उत्तर नहीं दिया। उनके सफेद वस्त्र और उनकी फीकी मुस्कान, उनकी लंबी खड़ी आकृति, आप उनके द्वारा उत्सर्जित उज्ज्वल आभा की एक झलक देख सकते थे। इससे स्पिरिट फॉरेस्ट के सभी जानवरों को अपने हृदय में एक अभूतपूर्व स्पंदन महसूस हुआ। उनके खून से छलकती समर्पण की भावना ने उनके दिलों को दहला दिया। उन्हें नहीं पता कि क्या हुआ, लेकिन वे बता सकते हैं कि एक राजा जैसा व्यक्ति जंगल में आया था। हालांकि एक इंसान के रूप में हेलियन वेई वेई को ऐसा कोई ज्ञान नहीं था। चूंकि उसने पर्याप्त खरगोश पकड़ लिए थे, इसलिए वह कैंप फायर में वापस चली गई। उसके खंजर को तेजी से घुमाने से खरगोश की त्वचा कटकर फर्श पर गिर गई। आमतौर पर जो महिला अपने आंगन से बाहर नहीं निकलती, उसे ये काम करना नहीं आता। बेली जियाजुए ने हेलियन वेई वेई की अनुभवी हरकतों को देखा। उसकी आंखों में एक अज्ञात भावना चमक उठी। सफेद बिल्ली ने उसे घूरकर देखा। उसे यकीन नहीं था कि उस आदमी के पास वास्तव में कोई मार्शल क्यूई नहीं थी या नहीं, क्योंकि वह निश्चित था, इसीलिए वह उससे डरता था। हेलियन वेई वेई ने बड़बड़ाते हुए कहा, वह व्यक्ति इतने लंबे समय तक यहाँ रहा और कोई जानवर यहाँ नहीं आया। सफेद बिल्ली ने गुनगुनाया, यह अजीब नहीं है, आध्यात्मिक जानवर मजबूत लोगों के पास जाना पसंद करते हैं। जहां तक मार्शल क्यू की खेती करने वालों की बात है, तो उन्हें जानवरों का पक्ष आकर्षित करने की संभावना कम होती है। ऐसा लगता है, यह आदमी झूठ नहीं बोल रहा है, उसके पास कोई मार्शल क्यू नहीं है।
हेलियन वेई वेई ने अपने सभी संदेहों को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए सिर हिलाया। यह इंसान और बिल्ली कैसे जान सकते हैं कि जानवर करीब नहीं आए, इसलिए नहीं कि वे नहीं चाहते थे, लेकिन वे नहीं आ सके। दिव्य जानवरों की दुनिया के भीतर रैंकिंग बहुत सख्त थी। सिर्फ इसलिए कि फायर किलिन सफेद बिल्ली के सामने प्रकट नहीं हुआ, इसका मतलब यह नहीं है कि वह कहीं और प्रकट नहीं हुआ। उससे निकलने वाली आभा ने जानवरों को करीब आने से पहले ही डरा दिया। जब तक वे मरना नहीं चाहते, उन्होंने बेली जियाजू के करीब जाने की हिम्मत नहीं की। हालांकि वे इसके बारे में बहुत अधिक सोच रहे हैं। फायर किलिन ने अभी एक जानवर को खाया है, इसलिए यह बहुत भूखा नहीं है। वर्तमान में वह स्थानिक स्थान में रहकर यह अनुमान लगा रहा है कि उसका स्वामी आगे क्या करने वाला है। चूंकि वे खा चुके थे, वे सोने जा रहे थे। हाँ, यही एक अकेली महिला का एक अकेले पुरुष के साथ समय बिताने का सही अर्थ है। फायर किलिन के चेहरे पर एक अर्थपूर्ण मुस्कान उभरी, जिससे एक शैतानी एहसास हुआ। हेलियन वेई वेई ने पहले से ही ग्रिल्ड खरगोश पर कुछ स्ट्रॉबेरी का रस फैला दिया। पूरी तरह से पकाया गया, बाहर की तरफ एक कुरकुरा परत के साथ अद्भुत सुगंध हवा के माध्यम से फैल गई। जब उसने ग्रिल्ड खरगोश को बेली जियाजू को दिया तो उसने भौहें चढ़ा दी, लेकिन फिर भी उसने इसे ले लिया और बड़े ठाट से खाया, मानो वह जंगल में नहीं, महल में खा रहा हो। आश्चर्य की बात यह है कि खरगोश इतना स्वादिष्ट था कि उसे अपने भाई की बात याद आ गई। ऐसी पत्नी चुने जो खाना बना सके। उसके खाना पकाने का स्वाद महल के उन रसोइयों से बेहतर था। यह शायद उसके इसे पकाने के तरीके के कारण है। उन्होंने हेलियन वेई वेई का खाना पकाने का तरीका कभी नहीं देखा था। बेली जियाजुए ने अपनी फीनिक्स आंखें उठाईं, उसकी आंखें एक अंतहीन शून्य की तरह थी। हो गया। हेलियन वेई वेई ने सामान पैक किया, कुछ सूखे पत्ते रखे। रात हो गई है, महामहिम को भी सो जाना चाहिए। शुभ रात्रि। बेली जियाजुए ने हेलियन वेई वेई की ओर देखा जो उसके बगल में लेटने जा रही थी। उसकी भौहें फिर तन गईं। कैसे? इस कदर। जब हेलियन वेई वेई मिशन पर जाती थी, तो वह अक्सर जंगल में सोती थी, इसलिए उन्हें इसकी आदत थी। और अब बेली जियाजू को इस तरह सोने का कितना विरोध था, उसे अचानक एहसास हुआ। महामहिम, चिंता न करें, मुझे आप में कोई दिलचस्पी नहीं है, इसलिए आप आराम से सो सकते हैं। चाहे उसके गुण कितने भी अच्छे क्यों न हो, वह फिर भी समलैंगिक था। वह किसी समलैंगिक व्यक्ति पर झपट्टा नहीं मारेगी। ऐसा कहने के साथ हेलियन वेई वेई आराम करने के लिए अपनी तरफ मुड़ गई, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी कलाई उस आदमी द्वारा दबा दी जाएगी। दिलचस्पी नहीं है। बेली जियाजुए अपने नीचे की महिला को देखकर शैतानी से मुस्कुराया, उसकी छाती अचानक दब गई। फिर आप किसमें रुचि रखते हैं? मुरोंग चांग फेंग। हेलियन वेई को नहीं पता था कि आमतौर पर ठंडे रहने वाले तीसरे राजकुमार ने अचानक अपना चेहरा क्यों बदल लिया। उसने सहजता से उसके आकर्षण का विरोध किया और ठंडे स्वर में कहा, ऐसा लगता है कि इससे आपका कोई लेना देना नहीं है, महामहिम। क्या वह भी बाकी लोगों की तरह उस पर हंस रहा है? मेरे मतलब का नहीं। बेली जियाजुए की निगाहें ठंडी हो गईं जब उसने उसे ये चार शब्द कहते हुए सुना। इससे पहले कि हेलियन वेई वेई खतरे को भांप पाती, वह उसकी बाहों में थी। फिर, उसकी आश्चर्यचकित निगाहों को नजरअंदाज करते हुए, उस आदमी की गंध ने उसे घेर लिया। अचानक, गड़गड़ाहट, एक दहाड़ गूंज उठी। दहाड़ ने पूरे स्पिरिट फॉरेस्ट को हिलाकर रख दिया। कोई नहीं जानता था कि जंगल में आत्मिक जानवरों ने अचानक दंगा क्यों कर दिया। शांत पहाड़ों से पत्थर गिरते रहे। हेलियन वेई वेई सहज रूप से खड़ा होना चाहता था, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि बेली जियाजुए और भी तेज होगा, क्योंकि उसने किनारे पर जाते समय उसे पकड़ लिया था। उसकी आंखों के भीतर एक हल्का गुस्सा भड़क रहा था। जानवरों की चीखें तेज होती जा रही थी, यह बड़े पैमाने पर भागने जैसा था। हेलियन वेई वेई ने उनके पास दौड़ रहे जानवरों को देखा, उसकी भौहें थोड़ी सी सिकुड़ गईं। वह करीब था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उसने मुझे धक्का देकर नीचे गिरा दिया। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसे खतरा महसूस हुआ था, और वहां उसने लगभग यही सोचा था कि तीसरा राजकुमार सीधा था। हाँ, यह था। बेली जियाजू ने उसकी ओर देखा, उसकी आवाज शांत थी, वह अपनी भावनाओं को बताने में असमर्थ था। हेलियन वेई वेई ने बस देखा कि उसकी उंगलियां उसके हाथ में थीं। उसकी उंगलियों ने उसकी उंगलियों को जकड़ लिया, घर्षण से उसे अजीब सा महसूस हुआ। उस चेहरे की ओर देखा जो ठीक उसके सामने था। हेलियन वेई वेई अपना हाथ झटकने ही वाला था। गड़गड़ाहट, चट्टानें नीचे लुढ़कने से जमीन फिर से हिल रही थी। उनसे बचने के लिए हेलियन वेई को आगे की ओर झुकना पड़ा, जिससे उसकी नाक सीधे बेली जियाजू की छाती से टकरा गई। चंदन की हल्की सुगंध उसकी नाक में भर गई। यह वही गंध थी जो कभी कभी जंगल में दिखाई देती थी। यह एक शांतिपूर्ण और ठंडी सुगंध थी, इसे नजरअंदाज करना मुश्किल है।
हेलियन वेई वेई ने सोचा कि वह उसे दूर धकेल देगा, क्योंकि तीसरे राजकुमार को ओसीडी था। अप्रत्याशित रूप से उसने उसे और भी करीब से गले लगा लिया। उसकी मजबूत बाह ने उसकी पतली कमर को घेर लिया, उसके माथे को उसके बालों पर दबा दिया, उसकी आंखें उसकी आंखों से नीचे उसकी गर्दन तक जा गिरी, उसकी गहरी आंखों में अंधेरा छा गया। एक बार चौड़ी जगह पर अचानक भीड़ हो गई, उसका पूरा शरीर उसके सार से प्रभावित हुआ, ऐसा लगा जैसे उसे उसकी बाहों में धकेल दिया गया हो। दोनों वास्तव में करीब थे, इसलिए हर हरकत के साथ बेली जिया जुए की चंदन की खुशबू उसके पास से गुजरती थी। हेलियन वेई छिपने में असमर्थ थी। चांदी के मुखौटे के नीचे की वे आंखें, बहुत अधिक चीजें, शून्य की तरह गहरी, मानो उसे अपने अंदर खींच लेंगी। हेलियन वेई वेई स्पष्ट रूप से देख सकते थे कि उनके होंठ एक फीकी मुस्कान में मुड़े हुए थे, सेक्सी होंठ जिनका विरोध करना मुश्किल था। गलतफहमी से बचने के लिए, जैसे ही खतरा टल गया, सबसे पहले हेलियन वेई ने खड़े होकर आसपास के वातावरण को देखा। ऐसा लगता है कि यह बीत चुका है। बेली जिया जुए ने उसे उससे दूर भागते हुए देखा, उसकी आंखें ठंडी थी। भविष्य में खाना खा लेने के बाद अपना मुंह पोंछ लेना। हाँ। हेलियन वेई वेई ने अपने होठों को छुआ, एक भौं उठाई। तीसरे राजकुमार का विषय इतनी जल्दी बदल गया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह इतनी देर तक उसे इतनी तीव्रता से देखता रहा। ऐसा इसलिए क्योंकि उसके चेहरे पर कुछ था। ठीक है, तो यह उचित था। हेलियन वेई वेई ओसीडी रोगी के कुछ लक्षणों को जानते थे। उनमें से एक लक्षण यह था कि जब वे कुछ गंदा देखते थे तो वे उसे घूरते थे। यह सिर्फ इतना है कि वह नहीं जानती थी कि तीसरे राजकुमार की ओसीडी इतनी गंभीर थी। वह सिर्फ उसके मुंह को देखकर हिल नहीं रही थी, इतनी जुनूनी थी। हालांकि अभी दहाड़ असामान्य थी। स्पिरिट फॉरेस्ट में ऐसा क्या हुआ जिसके कारण सभी दिव्य जानवर भाग गए? हेलियन वेई वेई ने एक मशाल ली और एक पेड़ पर कूद गई, एक शाखा की नोक पर खड़ी हो गई। बड़ी संख्या में जानवरों को देखा, वहां कम से कम सैकड़ों जानवर थे। बहुत बुरा, वे विपरीत दिशा की ओर भाग रहे थे। इसने हेलियन वेई वेई को अनुबंधित करने के विचार की उपेक्षा कर दी। जंगल के भीतर स्थानिक स्थान में फायर किलिन ने मुस्कुराते हुए कहा, मास्टर के लिए इतना अच्छा सहयोग करना दुर्लभ है। ओह, बेली जिया जुए ने अपने लिबादे से धूल हटाई और ठंड से कहा, कितना दुर्लभ। फायर किलीन ने यह कहते हुए अपनी ठुड्डी रगड़ी, मुझे याद है कि पिछली बार जब एक महिला ने आप पर हमला किया था तो मास्टर ने तुरंत उसे महल से बाहर निकाल दिया था। इस बार मास्टर ने विरोध कैसे नहीं किया? क्योंकि इस स्वामी को अचानक महसूस हुआ। बेली जिया जुए अचानक रुक गए, उनके चेहरे पर एक दुष्ट मुस्कान दिखाई दी कि नए शिकार की कोमलता। यह बहुत अच्छी है। फायर किलिन ने उस मुस्कुराहट को देखा, उसकी पीठ में एक ठंडक सी दौड़ गई। उसे अब भी याद है कि पिछली बार उसके मालिक ने उसके साथ कैसा व्यवहार किया था। उसके मालिक ने उसे लगातार 36 दिनों तक पत्तियां खिलाईं। मादरचोद, वह सभी जानवरों का महान राजा, फायर किलिन के साथ इस तरह दुर्व्यवहार किया गया था। मुझे आश्चर्य है कि मास्टर उस महिला का देखभाल कैसे करेंगे। खाना खाते या सोते समय वह उसे गले लगाए नहीं रह सकता था। जैसे ही उसने सोचा कि इसकी बहुत अधिक संभावना है, फायर क्विलिन हिलने के अलावा कुछ नहीं कर सका। वह वास्तव में अपने मालिक को याद दिलाना चाहता था। भले ही उस महिला की त्वचा काली थी, फिर भी वह इंसान थी, कोई पालतू जानवर नहीं। हेलियन वेई वेई अभी भी शाखा पर खड़ी थी, शानदार दृश्य देख रही थी। उसकी आंखें मनोरंजन से चमक उठी। लिटिल व्हाइट, तुम भी एक आध्यात्मिक जानवर हो। वे सभी घूम रहे हैं, तुम भागने वाले नहीं हो। सफेद बिल्ली उसके कंधे पर लेटी हुई थी, उसके माथे से काली रेखाएं निकल रही थी। वे हिल नहीं रहे हैं। फिर वे क्या कर रहे हैं? हेलियन वेई वेई ने थोड़ा उत्सुक होकर जानवरों की ओर इशारा किया। सफेद बिल्ली ने गंभीर स्वर में कहा, वे उत्साहित हैं। इस प्रकार दिव्य जानवर जश्न मनाते हैं। एक अविश्वसनीय व्यक्ति स्पिरिट फॉरेस्ट में आया। चूंकि वह घायल था, इसलिए उसे उस व्यक्ति की उपस्थिति का एहसास नहीं हो सका। सफेद बिल्ली अपने ही विचारों में खोई हुई थी, उसकी सिल्वर ग्रे आंखों से एक अज्ञात रोशनी निकल रही थी। मुझे आश्चर्य है कि उसका कबीला कैसा चल रहा था, वे शायद अब हर जगह उसकी तलाश कर रहे थे। सफेद बिल्ली सही थी। व्हाइट फेन कबीला उसकी तलाश कर रहा था। राजा ने आध्यात्मिक जानवरों को व्हाइट अकादमी को घेरने के लिए भी प्रेरित किया, यह कहते हुए कि छात्रों में से एक ने उसके बेटे को घायल कर दिया। टुसु फैंग यहाँ नहीं थे। मंत्री जिनको इस प्रकार की स्थिति का कोई अनुभव नहीं था, उनका माथा इस समय पसीने की एक पतली परत से ढका हुआ था। तीसरा राजकुमार कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। हिजड़ा सूर्य भी इधर उधर भाग रहा था। यह पहली बार था जब वे स्पिरिट फॉरेस्ट में गए और ऐसी घटना घटी।
अगर इसकी खबर फैल गई तो सुपीरियर कंपाउंड के एक मास्टर के पास अपनी गरिमा रखने के लिए कोई जगह नहीं थी। हेलियन जियो एयर जिंग वू वांग के ठीक बगल में खड़ा था। उसने स्वाभाविक रूप से उसके विचारों पर ध्यान दिया। उसकी सुंदर आंखें द्वेष से भर गईं। मास्टर, क्या आप भूल गए? हेलियन वेई वेई अभी भी जंगल में है। हो सकता है कि उसने व्हाइट फेन कबीले के राजकुमार को घायल कर दिया हो। वह बर्बादी। जिंग वू वांग तिरस्कार से चिल्लाया। हेलियन जियो एयर ने मुस्कुराते हुए धीरे से कहा, मास्टर, वह वैसे भी सामने नहीं आ रही है, आप सारा दोष उस पर क्यों नहीं मर देते और व्हाइट फेन कबीले को स्पष्टीकरण क्यों नहीं देते? मंत्री जिंग ने अपना कदम रोका, पलटे और अपनी सफेद दाढ़ी को सहलाते हुए हेलियन जियो एयर की ओर देखा। उनके चेहरे पर हेलियन जियो एयर की तरह ही द्वेष दिखाई दे रहा था। स्वर्ग उन लोगों को नष्ट कर देता है जिन्होंने अपना ख्याल नहीं रखा। इसके अलावा वह उस बेकार से नफरत करता था, क्यों न उसका इस्तेमाल व्हाइट फेन कबीले के मुंह को बंद करने के लिए किया जाए। जैसा कि इस तरफ के लोग योजना बना रहे थे, दूसरी तरफ हेलियन वेई वेई ने लापरवाही से रात के आकाश को सीटी बजाते हुए देखा। बेली जिया जू ने उसकी ओर देखा और शांति से कहा, यदि आप ऊब गए हैं तो इस स्वामी के साथ शतरंज खेलें। हेलियन वेई वेई ने उसकी ओर देखा और लापरवाही से उसे अस्वीकार कर दिया, मुझे नहीं पता कि शतरंज कैसे खेलना है। बेली जिया जू ने भौहें चढ़ाकर उससे पूछा, सुलेख और पेंटिंग आप क्या कर सकते हैं? कोई नहीं। हेलियन वेई वेई वास्तव में कहना चाहती थी कि वह 21वीं सदी से आई है। वह आमतौर पर कंप्यूटर गेम, रेसिंग और बंदूक गेम खेलती थी। शतरंज और सुलेख जैसी चीजें वास्तव में उसके चरित्र के साथ उपयुक्त नहीं थी। बेली जियाजू ने अपने सिर को सहारा देने के लिए अपने एक हाथ का इस्तेमाल किया, जैसे कि असहाय हो। तब आपको चयन के लिए कैसे चुना गया? उसका एक अलग एहसास लेकर आया, इसमें एक पुरुष की यौन अपील थी। फिर भी हेलियन वेई वेई भी पूछना चाहती थी कि उन्हें कैसे चुना गया। आमतौर पर मास्टर को केवल उसे साइन अप करने में मदद करनी चाहिए थी। महामहिम को इस प्रश्न के बारे में उस व्यक्ति से पूछना चाहिए जिसने मुझे चुना है। बेली जिया जुए की उंगली रुक गई जो असामान्य थी, जल्दी से मुस्कुराई और चिढ़ाते हुए कहा, आप सही कह रहे हैं, जब इस राजकुमार के पास समय होगा तो मैं उससे पूछूंगा कि आपको क्यों चुना गया है। उसने जो कहा उसके आधार पर हेलियन वेई ने अपनी एक भौहें ऊपर उठाई। क्या वह उस व्यक्ति को जानता था जिसने उसे महल में जाने और उम्मीदवार बनने के लिए चुना था, या क्या? जब वह सोच रही थी, अचानक दर्द ने उसे घेर लिया। असामान्य मार्शल क्यूई फिर से प्रकट हुई। हालांकि इस बार यह अलग था, क्योंकि सफेद बिल्ली भी दर्द में थी। हेलियन वेई वेई ने अपनी मुठ्ठियां कसकर भींच ली। जैसे ही उसके माथे से पसीने की बूंदें फिसलकर जमीन पर गिरी, ऐसा लगा जैसे उसके भीतर एक बवंडर था। अनगिनत बवंडर टकरा रहे थे, जिससे एक बड़ा स्पष्ट अवरोध पैदा हो रहा था। बैरियर के भीतर एक प्राचीन सरणी दिखाई दी। सफेद बिल्ली और हेलियन वेई वेई प्रत्येक एक तरफ खड़े थे, जिससे एक चमक निकल रही थी। अनुबंध दिखाई दिया। फायर किलिन ने इस दृश्य को आश्चर्य से देखा। वह अभी भी इस पर विश्वास नहीं कर सका। व्हाइट फेन कबीले का एक वंशज वास्तव में एक महिला के प्रति समर्पित था। एक चकाचौंध करने वाली सफेद रोशनी ने आकाश को जगमगा दिया, फिर तुरंत बिल्ली और इंसान को घेर लिया। पूरी प्रक्रिया में केवल कुछ सेकंड लगे, और फिर भी एक दिव्य जानवर के साथ अनुबंध का परिणाम यह हुआ कि वे दोनों बेहोश हो गए। जब बेली जियाजू की कलाई पर सफेद गुलाब का डिजाइन देखा तो उसकी शांत आंखों में भावनाओं की हल्की सी झलक दिखाई दी। एक राजकुमार के रूप में वह डिजाइन से परिचित थे। यह फीनिक्स संविधान वाली महिला थी जिसे चारों परिवार खोज रहे थे। वे समर्पण करने को तैयार नहीं थे, इसलिए वर्षों पहले से उन्होंने सिंहासन चुराने की योजना बनाई थी। खासकर जब पुजारी ने भविष्यवाणी की कि फीनिक्स संविधान वाली एक महिला का जन्म होगा, तो उनकी महत्वाकांक्षा बड़ी हो गई और वे रॉयल्स को धमकी देने के लिए इस महिला का उपयोग करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने हेलियन जियो एयर की रक्षा के लिए अपने वंशजों को व्हाइट अकादमी में घुसपैठ करने की योजना बनाई। जिस दिन फीनिक्स संविधान वाली महिला ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, वे उसे देखने वाले पहले व्यक्ति होंगे। था, कौन जानता था कि असली फीनिक्स विश्व की प्रतिभाशाली लड़की नहीं थी जिसके पास प्रभावशाली शक्ल तो थी लेकिन कोई वास्तविक मूल्य नहीं था, बल्कि यह जनरल के निवास का प्रसिद्ध कचरा था। मास्टर, वह जाहिर है फायर किलीन ने भी उस डिजाइन पर ध्यान दिया जो अनुबंध के कारण दिखाई दिया था, क्योंकि उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। मैं करूंगा, इससे पहले कि आग किलिन कह सके उसे मार डालो। बेली जिया जुए ने उसकी ओर देखा। उसकी निगाहें ठंडी थी, मानो उसकी निगाहें किसी इंसान की खाल उतार सकती हो। फायर किलिन को अपने सीने में दबाव महसूस हुआ जब उसे अपने पंजों पर दर्द महसूस हुआ। मास्टर,
वह घोस्ट पैलेस में लगी आग को नहीं भूला था। रॉयल्टी का प्रभाव कमजोर हो रहा था, क्योंकि अब सम्राट देश को नियंत्रित करने में असमर्थ था, और सेवानिवृत्त सम्राट बूढ़ा हो गया था। भले ही प्रतिरोध अभी भी था, लेकिन चारों परिवार पहले की तरह शांत नहीं थे। यदि ऐसा नहीं होता कि मास्टर पूरी तरह से जागृत नहीं हुए होते, तो उनके खिलाफ इस तरह के छोटे कदम पर्याप्त नहीं होते। लेकिन अब मास्टर के पास अपनी पिछली यादें भी नहीं थी, और वह अपनी शक्तियों का केवल 10वां हिस्सा ही वापस पा सका। उसके पूर्ण जागृति का तो जिक्र ही मत करो। उस वर्ष के दौरान उसने अपने गुरु को खोजने में बहुत समय बिताया था, और अंततः अपने गुरु को जगाने के लिए सभी पवित्र वस्तुओं को पाया जो एक इंसान के अंदर सुप्त थे। अंत में उन मूर्ख 4 परिवारों ने आग लगा दी और सभी पवित्र वस्तुओं को जला दिया। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि उसका स्वामी गंभीर रूप से घायल हो गया था। फिर भी उसे अपने स्वामी को छोड़ना पड़ा, क्योंकि मालिक और नौकर के अनुबंध का अत्यधिक पलटाव प्रभाव होता था। जब ठेकेदार आत्मा जानवर से कमजोर हो जाता था, तो ठेकेदार को बड़े परिणाम भुगतने पड़ते थे। आमतौर पर जो लोग दैवीय जानवरों के साथ अनुबंध कर सकते थे, वे दैवीय जानवरों की तुलना में अधिक मजबूत थे। अन्यथा वे अनुबंध से प्राप्त प्रतिक्षेप से बच नहीं सकते थे। यह वह नियम है जो आत्मिक पशुओं के बीच जाना जाता था। इसीलिए वह चला गया, ताकि उसके स्वामी ठीक हो जाएं और जीवित रहें। कोई नहीं जानता था कि जब उसे लगा कि उसका मालिक उसे बुला रहा है, तो वह कितना उत्साहित था, क्योंकि इसका मतलब था कि उसका स्वामी जल्द ही जागने वाला था। भले ही महिला में कोई खतरनाक लक्षण नहीं दिखे, लेकिन कोई भी यह वादा नहीं कर सकता कि 4 परिवारों द्वारा उसका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। वह उन हास्यास्पद भविष्यवाणियों पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन वह अपने गुरु के जागरण में किसी भी चीज को बाधा नहीं बनने देता था। किलिन, यह स्वामी इसे फिर से कहेगा, वह इस स्वामी का शिकार है। जैसे कि उसने अग्नि किलिन के विचार के माध्यम से देखा, बेली जियाजू की ठंडी आवाज फिर से प्रकट हुई। शांत और दिव्य भावना नहीं थी, उसकी जगह उस उत्पीड़न ने ले ली जिससे आत्मिक जानवर भी डरते थे। फायर किलिन सभी जानवरों का राजा था, फिर भी एक बार जब उसने उसे अपने स्वामी के रूप में पहचान लिया, तब भी वह समर्पण के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। इसके अलावा, यदि यह उसके स्वामी के लिए नहीं होता, तो वह जीवित नहीं होता। हाँ, फायर किलिन ने अपना सिर नीचे किया और बिल्ली और इंसान की ओर फिर से देखा। उनके पास जो अनुबंध है वह भी एक मालिक और नौकर का अनुबंध है। मास्टर कुख्यात कूड़े की तरह दिखता है, पूरी तरह से बेकार नहीं है। हालांकि यह महिला के लिए अच्छी खबर नहीं थी। यह सही है, जब कोई इंसान किसी आत्मिक जानवर को वश में करता है, तो वे एक अनुबंध करते हैं। लेकिन ये अनुबंध सामान्य प्रतिज्ञाएं थी। स्वामी आत्मिक जानवर को आदेश दे सकता था, और आत्मिक जानवर गुरु की अवज्ञा नहीं कर सकता था। यदि आप इस अनुबंध पर हस्ताक्षर करना चाहते थे, तो आप ऐसा तब कर सकते थे जब दिव्य जानवर ध्यान नहीं दे रहा था। फिर भी मालिक और नौकर का अनुबंध उतना आसान नहीं था जितना लगता था। जोखिम था। जब तक स्वामी के पास अभूतपूर्व मार्शल क्यूई ना हो, अन्यथा कोई भी व्हाइट फेन कबीले के वंशज को वश में नहीं कर सकता था। लेकिन वह इस महिला से अत्यधिक मार्शल क्यूई को महसूस नहीं कर सका। क्या ऐसा हो सकता है कि उसके भीतर एक जबरदस्त शक्ति भरी हुई थी? भले ही उसके भीतर कुछ सीलबंद था, फिर भी वह मालिक और नौकर के अनुबंध पर यूं ही हस्ताक्षर नहीं कर सकती थी, क्योंकि व्हाइट फेन कबीले के वंशज की शक्ति के कारण उसे पलटवार मिल सकता है। अब वह खतरनाक स्थिति में थी। यदि वह पलटाव का सामना नहीं कर पाती, तो आज वह दिन होता जब उसकी मृत्यु हो जाती। फायर किलिन की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। ऐसा लग रहा था कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं थी कि यह महिला उसके मालिक को प्रभावित करेगी, क्योंकि आज वह शायद कभी नहीं जागेगी। अगर वह जाग भी गई तो उसकी बुद्धि नष्ट हो जाएगी और वह पूरी तरह से मूर्ख बन जाएगी। जैसे ही फायर किलिन यह सोच रहा था, उसने बेहोश हेलियन वेई वेई को भौहें चढ़ते देखा। उसका शरीर कांपने लगा, मानो बहुत दर्द हो रहा हो। हालांकि उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि उसका नेक मास्टर उसकी ओर ठंडी निगाहों से चलेगा। उसने एक शब्द भी नहीं कहा। हेलियन वेई वेई की कलाई पकड़ ली और अपनी ताकत उसके शरीर में डालना शुरू कर दिया। फायर किलिन की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। अभी अभी मास्टर ने यह स्पष्ट कर दिया कि वह उसका शिकार थी, इसलिए उसका जीवन और मृत्यु उसके द्वारा निर्धारित किया जाएगा। आंधी धीरे धीरे शांत हो गई। बेली जियाजू का शांत चेहरा अभी भी एकदम सही लग रहा था, लेकिन उसकी आंखों में अज्ञात भावनाएं झलक रही थी। 2 ताकतें थीं। बेचैन करने वाली ऊर्जा व्हाइट फेन कबीले की थी, जिसे वह जानता था। लेकिन दूसरे का क्या? यह प्राचीन और शक्तिशाली था, फिर भी इतना परिचित। बेली जियाजू ने लड़की का चेहरा देखा, उसकी आंखों में भावनाएं घूम रही थी।
अगले ही सेकंड में भावनाएं और निगाहें गायब हो गईं। हेलियन वेई दर्द में होने के कारण उनका पूरा शरीर पसीने से भीग गया था क्योंकि उनकी ठुड्डी पर हल्का सा परिवर्तन दिखाई दिया उजागर हुआ। यह उसकी सामान्य त्वचा के रंग से अलग था, इतना चीनी मिट्टी का कि इसने एक व्यक्ति को खुद से सवाल करने पर मजबूर कर दिया। बेली जिया जुए ने ठुड्डी की ओर देखा और धीरे से बाहर पहुंची। सबसे पहली चीज जो उसने छुआ वह उसके होंठ थे। गर्म और नर्म, अनुभूति उसकी कल्पना से भी बेहतर थी। इसलिए सभी लड़कियों के कारण उसे घृणा महसूस नहीं होती। बेली जियाजू की आंखें एक सेकंड के लिए रुक गईं। उसकी लंबी उंगलियां धीरे धीरे उसकी ठुड्डी तक चली गईं। जब उसकी उंगली ने त्वचा के चीरे को छुआ तो इससे हेलियन वेई पर बेली जियाजू की नजर और भी गहरी हो गई। उसकी उंगली की नोक पर एक रोशनी चमकी। जैसे ही उसकी उंगली हिली, काली त्वचा दूर होने लगी और एक तेजस्वी चेहरा दिखाई देने लगा। चांदनी धीरे से उसके चेहरे पर पड़ी। उसकी पलकें पंख की तरह मोटी थी। नाजुक नाक, गुलाबी मोटे होंठ। हालांकि उसकी आंखें बंद थीं, फिर भी यह शानदार था। वह ऐसे तमतमा रही थी मानो उसे दर्द हो रहा हो, फिर भी वह अब भी सबसे खूबसूरत और रहस्यमयी लड़की थी जिससे वह कभी मिला था। उसे देखकर बेली जिया जुए को कोई असुविधा नहीं हुई। वह स्वाभाविक रूप से उन क्षणों के बारे में सोचता था जब वह क्रोधित होती थी, उन क्षणों के बारे में जब वह खुश होती थी, या कभी कभी जब वह सावधानी से भरी होती थी। यह वह थी, यह असली थी। केवल वही उसकी ठुड्डी पकड़कर उसे छेड़ने का साहस कर सकती थी। ऐसा लगता है कि इस छोटी सी चीज में बहुत सारे रहस्य हैं। पहले उसके पास उसे पकड़ने के लिए बहुत धैर्य था, इसलिए उसे इससे कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन अब पहली बार बेली जियाजू ने सोचा कि अच्छा दिखना अच्छी बात नहीं है। इस तरह के चेहरे से वह शायद बहुत सारी मक्खियों को आकर्षित करेगी। बेली जियाजू की आंखें चमक उठी और किसी तरह हेलियन वेई का चेहरा पहले से भी अधिक गहरा हो गया। इससे पहले कि फायर किलिन अपने होश में वापस आ पाता, वह अपने मालिक की हरकतों से भ्रमित हो गया। मालिक, क्या आपको नहीं लगता कि एक सुंदर पालतू जानवर बेहतर होगा? अब वापस काले कोयले के गोले की ओर, यह कोई सुंदर दृश्य नहीं था। फायर किलिन ने दया से अपना सिर हिलाया। बेली जिया जुए चुप रहे, उनकी आंखों से पता चल रहा था कि वह आखिरकार संतुष्ट है। इस समय हेलियन वेई ऊर्जा की दो अलग अलग धाराओं को मिलाने की कोशिश कर रही थी। अपने पहले के अनुभव का उपयोग करते हुए, इस बार जब प्राचीन ऊर्जा पीछे हट रही थी, उसने तुरंत उसे आगे बढ़ाया और दूसरे को एक ही बार में विलय करने का प्रयास किया। जल्द ही मर्ज पूरा हो गया। पहले का सारा दर्द और चोट ऐसे खत्म हो गई जैसे कि हुआ ही न हो। हेलियन वेई खुश थी। जब वह अपनी मार्शल क्यूई का निरीक्षण करने ही वाली थी, तो उसके चेहरे पर अचानक झुंझलाहट महसूस हुई। अनुबंध पूरा होने के बाद आखिरकार उसे होश आ गया। एक शीर्ष एजेंट के रूप में अपनी आंखें बंद होने पर भी उसने सहजता से मुक्का मारा। यह मुक्का खतरनाक था क्योंकि यह उसकी प्रतिबिंबित गतिविधियों में से एक थी। यह या तो तुम मरो या मैं मरूं लड़ने का तरीका था। कोई भी बिना किसी चोट के पूरी तरह से पीछे हटने में सक्षम नहीं था, जब तक कि वह अब और लड़ने में असमर्थ न हो। अप्रत्याशित रूप से ऐसा लगा मानो वह रुई पर मुक्का मार रही हो, नरम और कोई प्रतिक्रिया नहीं। क्या हुआ? कुछ ठीक नहीं था। हेलियन वेई भ्रमित हो गई और उनकी आंखें खुल गईं। जब उसने उस व्यक्ति को अपने सामने देखा, तो उसे एहसास हुआ कि वह किसी मिशन में नहीं बल्कि एक प्राचीन जंगल में थी। यह बस इतना ही है, क्या तीसरे राजकुमार की मुद्रा थोड़ी अजीब नहीं है? क्या उसके चेहरे पर कुछ था? हेलियन वेई ने अवचेतन रूप से अपना बचाव किया। महामहिम, आप क्या कर रहे हैं? बेली जिया जुए ने शांति से उत्तर दिया, बेशक मैं तुम्हें देख रहा हूं। वह उसे ही देख रहा था, किसी गंदी चीज को नहीं। हेलियन वेई हैरान थी, मुझे क्यों देखो, मैं अच्छी नहीं दिखती। उसकी काली त्वचा के अलावा देखने लायक क्या है? रुको, मुझे मत बताओ कि उसने कुछ खोजा है। हेलियन वेई स्तब्ध रह गई। वह कुछ शिष्टाचार की कम परवाह नहीं कर सकी। एक तेज चाल के साथ उसने अपने खंजर को दर्पण के रूप में इस्तेमाल किया। भगवान का शुक्र है, उसका चेहरा अभी भी काला था। क्या यह सिर्फ उसकी कल्पना थी कि स्पिरिट फॉरेस्ट में आने से पहले उसकी त्वचा और भी गहरी हो गई थी? हेलियन वेई का मुंह हिल गया। वह मन ही मन सोच रही थी कि जब वह वापस जाएगी, तो कुछ फेस मास्क का उपयोग करेगी। बेली जियाजू के चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। यह ध्यान में न आने पर वो तुरंत चमक उठी, लेकिन यह वास्तविक थी। फायर किलिन ने सब कुछ देखा और चुपचाप लड़की पर दया की। वह नहीं जानता था कि उसके गुरु को सांवली त्वचा पसंद है। ऐसा लगता है कि उन सभी मंत्रियों, जिन्होंने उन सभी महिलाओं को भेजा था, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको हेलियन वेई से अधिक गहरा कोई नहीं मिल सका।
क्या आप पहले खंजर नीचे रख सकते हैं? जब सफेद बिल्ली उठी तो उसने सोचा कि हेलियन वे खुद को मारने जा रही है। इससे पहले कि वो कुछ और कह पाता, उसने कुछ देखा। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, जैसे वो बुदबुदाया, तुमने वास्तव में इस भगवान के साथ एक अनुबंध किया था। इस भगवान ने सोचा था कि तुम असफल हो जाओगे। अनुबंध। हेलियन वे की आंखें चमक उठी, फिर उन्हें कुछ एहसास हुआ। उन्होंने सफेद बिल्ली की ओर देखा। मुझे मत बताओ, जिस ऊर्जा ने मुझे लगभग मार डाला था, वो तुमसे ही आई थी। सफेद बिल्ली ने ठंडे स्वर में कहा, आप ही वह व्यक्ति हैं जिसने कहा था कि आप एक दिव्य जानवर के साथ अनुबंध करना चाहते हैं। हम, व्हाइट फेन कबीले के वंशज, अपने ऋणों की भरपाई करने पर जोर देते हैं। आप सिर्फ अपने शरीर से क्षतिपूर्ति क्यों नहीं करते? हेलियन वे ने असकी पूंछ हिलाई। सफेद बिल्ली परेशान हो गई, उसका चेहरा लाल हो गया। यह महिला वास्तव में उससे शादी करना चाहती थी। फिर जब वे उसके पिता से मिलेंगे तो वह उन्हें सगाई के उपहार तैयार करने देगा। सफेद बिल्ली धीरे से खांसी, लेकिन वह अपनी आंखों की मुस्कान को दबा नहीं सकी। और यह पूरा दृश्य बेली जिया जुए ने देखा।